जो फैट सेल हैं वो क्यों इन्फ्लेम्ड है, तो वहाँ पाया गया कि वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइजन जा रहा है और वो पॉइजन बेसिकली अटैक कर रहा है फैट सेल्स को, और ये फैट सेल उस अटैक के अंदर इन्फ्लेम्ड महसूस कर रही हैं और वो इन्फ्लेमेशन के कारण, ठीक है ना, जिनको आप बहुत लाइक करते हैं, अगर वो उनका एक लाइफ स्टाइल है उसे हम एडोप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये पाया जाता है कि कई बार हम उनके फैट को सबकॉन्शियसली मॉडल कर लेते हैं। इसकी मिजरी जिसकी है, नहीं तो ऐसा होगा कि ये गिलास वॉल हट जाएगी और इसकी मिजरी को तुम ले लोगे और एक दिन पता चला है कि वो ठीक हो या ना हो, पर आपको भी साइकेट्रिस्ट की दवाई खानी पड़ रही है। वह संरचना अप टू 1950 तक थी, यानी कि 1950 तक हम वही लोग थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनको हम हंटर गैदरर कहा करते थे, जो लीन थे, जिनके पास आप कह सकते हैं कि मसल मास ज्यादा था और जो फैट था वो उतना नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ओबेसिटी एंड ओवरवेट के इस फुल कोर्स में, और मैं आपके साथ कुछ विशेष चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं, और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही यूनिक होंगी, बहुत ही डिफरेंट होंगी दूसरों से, और मैं यहाँ पर कारण बताऊंगा कि क्यों ये एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी पेंडेमिक हमारी लाइफ में आ गई है, जिसका नाम है ओबेसिटी या मोटापा। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 2030 तक ऑलमोस्ट 86% लोग ओबेसिटी के शिकार हो चुके होंगे, और 2048 तक हर अमेरिकन यानी कि 100% ओबेसिटी के शिकार हो चुके होंगे। वही लाइफस्टाइल हमारा भी है, हम भी उसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उन्हीं एंटीबायोटिक्स और उन्हीं फार्मा कंपनी की दवाइयों को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि शायद वी आर फॉलोइंग देम सो फार एज डिजीज इज कंसर्न्ड। क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी बात इससे के पहले मैं शुरू करूं, कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो 50,000 साल पहले जो उनकी बॉडी थी या एनाटॉमी थी, जिसको हम शारीरिक संरचना कहते हैं, वह संरचना अप टू 1950 तक थी, यानी कि 1950 तक हम वही लोग थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनको हम हंटर गैदरर कहा करते थे, जो लीन थे, जिनके पास आप कह सकते हैं कि मसल मास ज़्यादा था और जो फैट था वो उतना नहीं था। 1950 तक हम ऑलमोस्ट 100% हम लीन एंड हेल्दी लोग थे 1950 तक, यानी कि अब अगर 2025 में मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ 75 साल पहले तक आप हम में से कोई भी मोटा नहीं था। आखिर फिर क्या हुआ कि 1960 तक आते आते हमारे पास मोटापा आने लगा। 1980 में आते आते ये एक बड़ी बीमारी हो गई, और आज ये एक ह्यूमैनिटी पेंडेमिक की तरह हमारे ऊपर आ गई है। क्या इसमें कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कोई बीमारी 1950 से पहले नहीं थी, मान लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, एक बीमारी है जो 1950 से पहले एक्स बीमारी नहीं थी, अचानक वो 1960 में दिखाई देनी शुरू हो गई, अचानक वो 1980 में खूब बढ़ने लगी, और 2025 तक वो ऐसा लग रहा है कि हर घर की एक समस्या बनती जा रही है, हर एडल्ट की, हर बच्चे की ये समस्या बनती जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, दिल से जवाब दीजिएगा, मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, लेकिन अंदर जाकर पूछिएगा कि 1950 से लेकर और 2025 में जो भी लोग आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं उस बीमारी का, जिसके बारे में 1950 से पहले किसी को कुछ नहीं पता था, 1950 से लेकर इन 75 सालों में कितने लोग अब आपको मोटापा घटाने के तरीके बता रहे हैं, आप गिन लो। आपको जिम वाला कहेगा ईट लेस मूव मोर, ठीक है ना, दूसरा आदमी कुछ और कहेगा, तीसरा कहेगा कि सर ये हार्मोनल डिजीज है, चौथा कहेगा सर आप ये गलत खा रहे हैं, पांचवा कुछ और कहेगा, छठा कुछ और कहेगा। सही बात तो यह है, जितने भी लोग आपको कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनकी इंटेंशन को मान सकता हूं कि वो है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, पर एक बात बताओ कि जब ये 75 सालों में इस बीमारी का आपके पास अभी कोई रिसर्च ही नहीं है पूरी तरह से, और हर किताब एक नई रिसर्च दे देती है, तो आप इसका समाधान कैसे दे सकते हो? कभी आप सोच सकते हैं? मान लेते हैं एक बीमारी, ये मोटापा ना होती, सिंपली ये एक ऐसी बीमारी होती जो 1950 में शुरू हुई है, और जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं आई है, सिर्फ सब्जेक्टिव आई है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर मैं कम खाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन मेरा जो दोस्त है अगर वो कम खा रहा है उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कम खाना खा रहे हैं, जिन्होंने फैट भी छोड़ दिया, पर मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
आप जिम भी बहुत कर रहे हैं, आप अपने ट्रेनर से भी लड़ रहे हैं, ट्रेनर भी आपको ताने मार रहा है, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, पर बात नहीं बन रही है। 1960 तक आते आते एक बड़े साइंटिस्ट ने ओबेसिटी के बारे में 3 बातें कही थी, ध्यान से सुनिएगा, जो आज 40 और 65 साल के बाद भी प्रूव हो रही है। उन्होंने 1960 में कहा था, नंबर 1, अधिकांश लोग जो ओबीज हैं बेसिकली वह अपने किसी भी पतले होने के प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो प्रोग्राम को कंटिन्यू ही नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद उनका साहस, उनका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। यही हो रहा है ना। उन्होंने कहा कि जो लोग कंटिन्यू करेंगे, जो लोग कंटिन्यू भी करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जिनको रिजल्ट मिलेगा, नंबर 3 उन्होंने लिखा कि जिनको रिजल्ट मिलेगा, अचानक जैसे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिएंगे, अचानक उनका वेट फिर वापस आ जाएगा, फिर वो मोटे हो जाएंगे। ये उन्होंने सोच समझकर शायद बोला होगा। इस वैज्ञानिक का नाम मुझे नहीं पता, अगर आप चाहते हैं तो किताब का नाम है 10% ह्यूमन और टॉपिक का नाम है एवरी डिजीज हैपन्स इन योर गट, राइट। तो आज मैं आपको जो मोटापे की बात कर रहा हूं, तो एक सवाल तो मैंने छोड़ दिया कि जिस आदमी से आप ये कह रहे हैं कि वो मोटापा आपका ठीक करेगा, उससे ये पूछो कि जब आप 1950 से लेकर आज तक आपके पास कितनी रिपोर्ट्स हैं। वो कहेगा कि मैंने 10 लोगों का मोटापा ठीक किया, तो जरूरी नहीं है कि 11वां आदमी भी ठीक करें आप, क्योंकि 10 लोगों के साथ जो मोटापे का रिलेशन है वो सब्जेक्टिव है। एक आदमी मेहनत से अपना मोटापा कम कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धीरे से शुरू करता है अपने प्रोग्राम, बहुत दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है और उसके बाद वो अपना एटीट्यूड खराब कर बैठते हैं। याद रखिएगा, आपको इस चीज को समझना होगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ चीजें लूंगा, की वर्ड बता देता हूं। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा, समाधान आप ही निकालेंगे। अगर आप इस चीज की तलाश में हैं कि मैं तुम्हें कोई दवाई बताने जा रहा हूं इसकी, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। मैं सिर्फ इसके कारण बताने जा रहा हूं कि कितने कारण इसमें ओबेसिटी के हैं, जिसके कारण हम एक डार्क डेथ की तरफ जा रहे हैं, और इनके निवारण क्या हो सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अब क्या खाना होगा, तो याद रखिएगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, पर मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स पढ़ी हैं और उनका निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे नहीं मालूम है ये वीडियो कितनी लंबी चलेगी, कब तक मैं बोलूंगा, लेकिन मैं एक इस तरह से बोलना चाहता हूं कि कुछ दिन के बाद जब मैं ओबेसिटी के लिए कोई प्रोग्राम देखना चाहूंगा तो मैं अपनी वीडियो देखूंगा। तो ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूं, मैं इसे बार बार देखूंगा। अगर आपका मन करता है तो आप भी देखिएगा, और अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं करना चाहिए तो मत करिएगा। लाइक करना चाहे करिएगा, नहीं करना है मत करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये मेरी जो मेहनत है, यह मैं अपने लिए प्लस उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो सचमुच में एक बदलाव चाहते हैं। मोटापा हमारे हर एज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा आप, ओवरवेट आपको दिखाई देंगे। कितने ओवरवेट हैं छोटे, आप समझिए कि 12, 13, 14 साल के बच्चे, कई बार ऐसा लगेगा कि कम से कम उनके पास 15 किलो ओवरवेट, दे आर ओवरवेट बाय 15 kg, समझ लीजिएगा 30-32 पाउंड से ज़्यादा वो ओवरवेट हैं। They do not know how to handle their body. They do not know how to handle their behavior. They do not know how to handle their eating habits. और कोई चीज़ उन पर काम नहीं कर रही। They are किस तरफ वो जा रहे हैं, इस वर्ड को मैं क्यों बोलूँ यहाँ, चलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ मैं करूँगा कि हम कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये पहला कीवर्ड होगा। दूसरा वर्ड होगा कैलोरी के साथ एक्सरसाइज, या हम दोनों चीज़ों को एक साथ ले लेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज और कैलोरी की बात करेंगे। इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे कि कहीं ये जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, जीन्स की बात करेंगे कि कहीं हमारे जीन में तो नहीं है। बाय द वे, अगर ये जीन में होती तो 1950 से पहले भी सब लोग मोटे होने चाहिए थे, क्योंकि हम अपनी जीन को कम से कम, आप ये समझिए कि एक जीन को बदलने में हमें 30-40 हज़ार साल लग जाते हैं। 1950 तक अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे थे अपनी बॉडी के अंदर, तो अचानक 10-15-20 सालों में क्या हुआ है, 10-15-20 सालों में अचानक क्या हुआ है, अगर आप उस रीजन को नहीं ढूंढेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। अगर आप ये कहें नहीं नहीं ऐसे करने से मोटापा खत्म हो जाता है, समझ लीजिएगा आप मार्केट बनाए जा रहे हैं कुछ लोगों के, और वो सिर्फ आपको अपना
कोई डाइट प्लान बेचेगा, कोई आपको न्यूट्रिएंट बेचेगा, कोई कुछ और बेचेगा, ठीक है ना। ये रही तीसरी चीज। इसके बाद चौथी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और वो होगी कि क्या आपकी फैट सेल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यानी कि आपकी फैट सेल में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। जिस तरह से हमारे सेल्स बेसिकली कैंसर में हमारी सेल म्यूटेट करने लगती है, ठीक है ना, जैसे हमारे बालों की सेल गड़बड़ करके हमारे बालों को खराब करने लगती है, कई बार हमारी स्किन सेल खराब होने के कारण हमें बूढ़ा कर देती है या हमें और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो जहां पर हमारा फैट कलेक्ट हो रहा है उसका नाम है फैट सेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने फैट सेल को ही कुछ गड़बड़ कर दिया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, आप कई बार काम यहाँ कर रहे होंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही होगी। इसके बाद छठी चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किसी हार्मोन की प्रॉब्लम है, और हार्मोन का नाम है यहाँ पर लेप्टिन। तो पांचवी चीज़ मैं लेप्टिन की बात करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छठी इसके बाद सातवीं चीज़ मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड की कोई प्रॉब्लम है। और आठवीं चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि जब हमारे किसी ट्यूमर पर, मान लेते हैं ये बॉडी है हमारी, ये हम हैं, और हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर ट्यूमर पर अगर हमारी ब्लड सप्लाई जाने लगती है तो वो ट्यूमर ख़त्म नहीं होता। एंजियोजेनेसिस एक ऐसी स्टडी है हमारी इम्यूनिटी की, जहाँ पर हमारी बॉडी जिस अंग पर ऑक्सीजन नहीं जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली नई आर्टरीज या नई कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स क्रिएट कर देती है। हम इसी को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। एंजियो का मतलब है नसें, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, और जेनेसिस का मतलब है बढ़ोतरी। न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप अपने न्यूरॉन को बढ़ा लें अगर वो डीजनरेट हो रहे हैं। तो क्या ये एंजियोजेनेसिस की तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद नौवीं चीज़ मैं आपके साथ शुरू करूंगा और वो होंगे मिनरल्स। और 10वीं चीज़ मैं शुरू करूंगा आपके फ्रेंड्स या आपका एनवायरनमेंट। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा ये मोटापा समय से पहले गड़बड़ पैदा कर देगा। तो ये आज मैं आपके माइंड की भी बात करूंगा, क्यों लोग मोटे हो जाते हैं। माइंड कहाँ पर है? यस, 7वें नंबर पर है। इज दैट राइट? तो एक एक चीज़ को शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो एक थ्योरी हमें बेची जा रही है बहुत दिनों से, वो ये है कि कैलोरी इन, कि जितनी आप कैलोरी खा रहे हैं इट शुड बी कैलोरी आउट। ठीक है ना? जितनी ये कैलोरी इन है उतनी ही कैलोरी आउट होगी, तो हम कभी भी मोटे नहीं होंगे। अगर हमारी कैलोरी इन ज़्यादा है और हमारे पास आउट कम हो रही है तो हम मोटे होने शुरू हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक विशेष प्रकार की एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यूरोप में एक चिड़िया होती है, उसको हम गार्डनर वार्बलर कहते हैं। गार्डन वार्बलर कहते हैं। उसका सिर्फ वेट 17 ग्राम होता है। जैसे ही ये पैदा होती है, इसे कुछ महीनों के बाद, रादर कुछ हफ्तों के बाद 4000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहाँ पर इसको ठंडी जगह चाहिए, और वह है साइबेरिया। ठीक है ना? साइबेरिया। और कमाल की बात यह है कि ये 17 ग्राम की जो चिड़िया है, इसको 4000 किलोमीटर जाना होता है बगैर किसी जीपीएस के, और इसके साथ कोई भी इसका सीनियर भी नहीं होता। इनको सब पता होता है। वो अलग की बात है कि इनके जीन में, इनकी इंटेलिजेंस में पड़ा होता है। कमाल की बात यह है कि अचानक जाने से कुछ दिन के पहले ये जो चिड़ियाएँ हैं अचानक अपना वेट बढ़ाना शुरू कर देती हैं, और ये यूरोप में है। और ये क्या खाती हैं? फिग खाती हैं और बेरीज खाती हैं। कमाल की बात ये फिग और बेरीज करीब करीब कई हफ्ते पहले पक कर पड़ी रहती हैं या पेड़ों पर रहती हैं, उन्हें ये खाना शुरू कर देती हैं, और विदिन करीब करीब 2 वीक्स में ये अपना वजन 34 से 37 ग्राम कर लेते हैं। 37 ग्राम। याद रखिएगा, 17 ग्राम से 37 ग्राम करने का मतलब ये है कि अगर इतना आदमी बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो ये आप पूरी तरह से फैटल हो सकता है। ये हमारे मौत का कारण बन सकता है। उसके बाद ये 4000 किलोमीटर चलती हैं, और उसके बाद ये वहाँ पर जाकर अपने वेट को विदिन 2 वीक्स एक बार फिर 17 ग्राम कर लेती हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है? इन्होंने यहाँ पर फिग खानी शुरू करी है और यहाँ पर इन्होंने खाना कम कर दिया है। लेकिन आप चौंक जाएंगे एक चीज़ सुनकर फ्रेंड्स, वो ये है कि जब ये चिड़ियाँ
खाना शुरू करती है तो ये पाया गया है कि ये जितना खाना खा रही है, इनटेक जितना कर रही है, और जितना ये अपने आप कह सकते हैं कि स्टूल से या अपने जो गार्बेज को थ्रो कर रही हैं अवे, वो जो आउट कर रही हैं, याद रखिएगा इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसमें कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं आ रहा था कि वो 37 ग्राम की हो सकती हैं। दूसरी कमाल की बात यह है कि जब ये यहाँ पर अचानक 37 ग्राम से फिर 17 ग्राम की होती हैं, तो कमाल की बात यह है कि वहाँ जाकर ये कोई भी फास्टिंग नहीं करती है, ये उतना ही खाना खाती हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिर भी ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाती है। यहाँ पर भी कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है फ्रेंड्स कि जब इसी चिड़िया को एक पिंजरे पिंजरों में रखा गया, घरों में थी, तो अचानक जो चिड़िया यहाँ पिंजरे में बैठी हुई थी, ठीक है ना, इसके पास कोई इसको उड़ान नहीं भरनी थी, लेकिन जैसे ही वो चिड़िया बाहर फिग खाकर, अंजीर खाकर, बेरीज खाकर अपना वेट बढ़ा रही थी, अचानक ये बगैर खाए यह भी 37 ग्राम की हो रही थी। और कमाल की बात है कि उस समय जब वो चिड़ियाएं उधर जा चुकी थी साइबेरिया में और उन्होंने अपना पूरा खाना खाया, लेकिन उनका वेट कम होता चला गया और 17 ग्राम हो गया। इनको वही खाना सब मिल रहा था जिससे इनका ग्राम 37 ग्राम गया, और वही खाना खाते खाते ये फिर 17 ग्राम पर आ जाती हैं। और ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर कोई स्विच है जो ऑन हो गया है कि वो अपना वेट बढ़ा लें, और कभी ऑफ हो गया है कि अब वो अपना वेट घटा लें। यहां से ये तय हुआ कि याद रखिएगा ये कैलोरी नहीं है, ये कैलोरी नहीं है, कुछ और है हमारे माइंड में या कुछ और है हमारे सिस्टम में। यही चीज आप लोगों पर भी देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कैलोरी, दे ईट लोट, वो खूब खाते हैं, लेकिन कभी उनका वेट नहीं बढ़ता और वो पूरी तरह से ओके रहते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग हैं कि वो रोज कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, और जैसे ही वो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है, अगर आप बिल्कुल ही कैप्टिव जेल की तरह रह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार अब तो ये ठीक है, लेकिन अचानक जैसे ही आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो एक बार फिर वेट आपका वहीं चला जाता है। कई बार आप कैलोरी को भी कह सकते हैं कि कम करने के बाद पतले नहीं हो रहे हैं। कई बार ये बोला जाता है कि ईट लेस एंड मूव मोर। याद रखिएगा ये 1960 में हमें दिया गया था फॉर्मूला, जब तक कि कोई रिसर्च नहीं हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, कम खाना ज्यादा चलना हमेशा अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट इट। उससे आपकी मसल्स बनती है, उससे आपके माइंड के अंदर पावर आती है, उससे आपकी वेगस नर्व बढ़िया होती है, उससे आपका डिप्रेशन खत्म होता है, नो डाउट अबाउट इट। ज्यादा खाने से आपके ब्लड आपके पास अननेसेसरीली इंसुलिन स्पाइक जाती है। इंसुलिन स्पाइक का मतलब है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो एनाबॉलिक हार्मोन है, और वो आपको मोटापा बढ़ाता है, वो मैं बात करूंगा। लेकिन कमाल की बात है कि ये जब फॉर्मूला दिया गया है वो है 1960 में दिया गया है, और 1950 तक ये बीमारी थी ही नहीं। तो ये फॉर्मूला देने वाले कौन थे? ये सिर्फ आपको एक फॉर्मूले की तरह दिया गया, भाई ये करके देख लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ लोगों के लिए ठीक है और कुछ लोगों के लिए गलत है, ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला हमारी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए हो सकता है, लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम भी यहां नहीं है। यह भी पाया गया है, याद रखिएगा, यह पाया गया है इसी स्टडी में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पीपल डोंट गेट ओबीस बिकॉज दे ईट मोर। पाया ये गया है, याद रखिएगा, ये पाया गया है कि पीपल डोंट गेट ओबीस बिकॉज दे ईट मोर। सही बात तो ये है कि पीपल ईट मोर बिकॉज समवेयर, इसको आप यहां पर इसे नोट कर लीजिएगा, समवेयर दे आर इल, क्योंकि वो बीमार हैं। अब वो बीमार कहां है ये हमें देखना होगा। तो हम मोटापे को ठीक कर रहे हैं, हम कई बार ओवर ईटिंग को मना कर रहे हैं। कभी हम बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, पता है एंसेस्टर्स हमारे क्या खाया करते थे? 75% उनके पास फैट हुआ करता था, उनके पास 15% प्रोटीन हुआ करती थी, और 5% कार्ब हुआ करता था, और वो भी एक तरह से रो कार्ब होता था।
आज के टाइम में अगर आप जाएं तो 60% आप कार्ब खा रहे हैं, वो भी रिफाइंड, 20% प्रोटीन खा रहे हैं और 20% जो फैट खा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिएगा, निश्चित रूप से इन चीज़ों को कम खाना या इनको देखकर खाना बिल्कुल आपके लिए, बाकी और सिस्टम के लिए ठीक है, लेकिन मोटापे को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी जानकारी को बर्बाद कर रहे हैं, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। सो याद रखिएगा, आप इसलिए मोटे हैं, आप इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर इल विद इन, चाहे वो लेप्टिन हो, चाहे वो आपका माइंड हो, चाहे वो आपका कोर्टिसोल हो, चाहे वो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन हो, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो पहली प्रॉब्लम यह है कि याद रखिएगा, अगर हम ये कहें ईट लेस एंड मूव मोर, अगर ये समाधान पूरी तरह से नहीं है, इफ दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, अगर ये पूरी तरह से ह्यूमैनिटी का सॉल्यूशन नहीं है, ये कुछ लोगों का है, तो ये रूल नहीं बनेगा। तो ये कह सकते हैं इस आदमी के लिए रूल है पर तेरे लिए नहीं है। समझिए मेरी बात, इस बात को समझ लीजिए, ये सबके लिए नहीं है। अगर ये सबके लिए होता तो याद रखिएगा, वी आर, समझ लीजिएगा कि मोदी जी ने भी कहा है कि हर फैमिली में ये ओबेसिटी जो आ रही है, ये बहुत खतरनाक एक रूप लेती जा रही है, ठीक है ना। सो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन अगर ये नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अगर यू आर ईटिंग मोर एंड मूविंग लेस, अगर ये, फिर ये भी कारण नहीं है, तो ये भी कोज नहीं है। जब ये कोज नहीं है तो इसीलिए सॉल्यूशन भी नहीं है। इज दैट राइट? मैथमेटिक्स है सिंपल। हम आगे बात करते हैं। निश्चित रूप से एक्सरसाइज करना, उससे आपके जीन्स बाकी बॉडी के लिए जरूरी हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मस्कुलर जीन्स जो मसल्स को पैदा करते हैं वो जीन्स, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं वो जीन्स, जो आपकी ओवरऑल माइंड के लिए BDNF बनाती हैं वो जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। याद रखिएगा, तो इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। लेकिन हम मोटापे के पॉइंट ऑफ से कह रहे हैं तो वो समाधान पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तो कैलोरी को आप उस चिड़िया की तरह पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो कैलोरी की वजह से पतली हो रही थी या कैलोरी की वजह से उनका वेट बढ़ा था। कमाल की बात है कि उन चिड़ियाओं में ये भी देखा गया था कि जो वो जितना वो खा रही थी कैलोरीज, वो कुछ भी खास नहीं खा रही थी, वह सिंपली अपनी डाइट ले रही थी। और पिंजरे वाली जो चिड़िया है वह भी उतना ही खाना खा रही थी जो रोज खा रही थी। लेकिन अचानक उसका बढ़ जाता है एक टाइम पर और अचानक उसका घटने भी लगता है, मानो उसके अंदर कोई बैठा हुआ है जो ये तय कर रहा है कि इसका वेट बढ़ेगा या इसका वेट इस समय घटेगा। गोट माई पॉइंट? सो ये रही पहली चीज। दूसरी बात लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आज अगर हमें अपने मोटापे को ठीक करना है तो कैलोरी के परे जाना होगा। ठीक है, कैलोरी को ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, वह आपका डॉक्टर बताएगा आपको कितनी कैलोरी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, पर इससे हमेशा मोटापा कम रहेगा, यह मात्र एक मिथ है। हर एक आदमी के लिए ऐसा होगा कभी नहीं। आप ये कह सकते हैं मेरा तो घट गया, फिर वही वाली बात है भैया, एक आदमी का अगर एक जगह से कोई रूल लग रहा है वह सबके लिए लगेगा, यह जरूरी नहीं होता। याद रखिएगा, बायोलॉजी में 1 + 1 हमेशा 2 नहीं होते। कभी वो 3 हो जाएंगे, कभी वो 5 हो जाएंगे, कभी वो 0 हो जाएंगे। एक के लिए ये काम कर रहा है एंटीबायोटिक, एक के लिए नहीं कर रहा। इज दैट राइट? अदरवाइज तो एक आदमी के लिए कीमोथेरेपी काम कर रही है तो सबके लिए काम करनी चाहिए थी ना। एक आदमी का हार्मोन ठीक निकल रहा है थायराइड, फिर उसका वेट ओके है, लेकिन एक आदमी का ठीक निकल रहा है लेकिन वेट ओके नहीं है। गोट माई पॉइंट? इसका मतलब है कि हमें बाकी कंडीशंस को भी अप्लाई करना होगा ना, उन्हीं कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा लिया उन्होंने जीन के ऊपर। 2010 में 2.5 लाख लोगों को थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ने चेक किया और उन्होंने चेक किया कि क्या कहीं ये जो जीन है, क्योंकि 2003 के बाद, शायद 2003 से लेकर 2009-8 तक हमारा जो जीनोम था जीन के ऊपर वो कंप्लीट हो चुका था। और उसमें पाया गया कि 2.5 लाख लोगों को देखा और उसमें एक चीज़ पाई गई, इसी जीनोम की बात है कि जो हमारे मोटे होने की जो ओबेसिटी की जो जीन है और जो मोटापा ना बढ़ाने वाली जीन है, इन जीन्स के दोनों में सिर्फ 8 किलो का फ़र्क है। अगर आपके पास ये जीन भी है मोटापे की तो याद रखिएगा सिर्फ 8 किलो वेट आपका बढ़ सकता है, अगर वो जीन पूरी तरह से टर्न ऑन हो जाए। क्लियर है?
लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ पर मैं जीन के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। एक टाइम तक यू आर ओके, आपके पास स्लिमनेस थी, यस और नो। अचानक आपके पास यहाँ पर जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, और अचानक अगर मैं जीन की बात करूँ, यहाँ पर आप ओबीज हो गए। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको स्लिम रखने वाली जीन अवेलेबल थी और वो काम कर रही थी। इसको हम कहते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन था इस जीन का वो ओके था। और अचानक यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लीन आपको पतला रखने वाली जीन थी वो बेसिकली टर्न ऑफ हो गई, और जो मोटापे वाली जीन थी, ओबेसिटी की जीन थी, वो टर्न ऑन हो गई। लेकिन वो कहता है कि अगर इतना भी हो रहा है तो वो 8 किलो वजन बढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक पूरी तरह से कोई रीज़न नहीं है आपको मोटापा देने के लिए। तो आज से अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से ब्लेम करना बंद कर दीजिएगा, रीज़न कहीं और है। क्लियर है यहाँ पर। अब तीसरी बात लेते हैं, एक एक चीज़ को लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं, वो है हमारे पास लेप्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 1990 में पाया गया, और उस टाइम ये लगा कि अब हम पूरे विश्व से मोटापे को, ओबेसिटी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने लेप्टिन नाम के इस हार्मोन को ढूंढ लिया है। इस हार्मोन का काम ये होता है कि जैसे ही आप कोई भी खाना खाते हैं, और वो खाना, उसमें से जो फैट है, जैसे ही वो खाना आपकी फैट सेल, मान लेते हैं ये फैट सेल है आपकी, जैसे ही ये फैट इसमें जाता है तो ये फैट इमीडिएटली, या ये फैट सेल आपके माइंड को एक इंफॉर्मेशन देती है वेगस नर्व के द्वारा। क्लियर है। और वेगस नर्व के द्वारा हमें, हमारे ब्रेन को एकदम से एक मैसेज चला जाता है कि यहाँ पर फैट आ चुका है, और ये ब्रेन अचानक इस सेल को इंफॉर्मेशन देता है डिफरेंट मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिक, आप कह सकते हैं, प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली इस फैट सेल को बताती है कि इसको कैसे वो जैसे ही ज़रूरत पड़े एनर्जी में कन्वर्ट करे, इसे मेटाबोलाइज करे। यह पाया गया है कि अचानक जो ओबीज लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मोटे लोग हैं, उसकी जो लेप्टिन है वो तो यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा वो उनके ब्रेन तक नहीं पहुँच रही है, और ब्रेन बेसिकली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वापस नहीं दे रहा है। बेसिकली लेप्टिन ये भी काम करता है कि जैसे ही फैट सेल आपकी भरने लगती है तो अब आपको खाने को मन नहीं करता, और आपके पास एक फीलिंग आती है, उसे हम सेटाइटी की फीलिंग कहते हैं, यानी कि आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो और आप खाना रोक देते हो। ओबीज लोगों में ये पाया गया है कि ये चूंकि इन्फॉर्मेशन ही माइंड को नहीं जा रही है, और इन्फॉर्मेशन अगर नहीं जा रही है तो जो खाने में मुझे कितना खाना है, मेरा पेट भरा नहीं भरा, मेरी फीलिंग भर गई नहीं भर गई, मेरा मन खाने को अब कर रहा नहीं कर रहा, मैं कहाँ पर मना करूँ, हमें ये नहीं पता चलता। ओबीज लोगों के साथ इस लेप्टिन का जो रिलेशनशिप है वह गड़बड़ है। सही बात तो यह है कि ये जो वेगस नर्व है यहाँ पर एक गेम खेल रही है, और कमाल की बात है कि आप ये समझिए कि मैं 5 साल 10 साल पुरानी किताबों को पढ़ता हूँ, उनमें से कुछ ही किताबों में, जो मेडिकल साइंस की किताबें हैं, उनमें वेगस नर्व का नाम आना अब शुरू हुआ है। वेगस नर्व हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेकर बॉडी को देती है, एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को, और बॉडी की इंफॉर्मेशन को माइंड को देती है। आप जब खाना खाते हैं, वह खाना जैसे ही आपके पेट में जाता है तो पेट इमीडिएटली आपके ब्रेन को बता देता है, माइंड को बताता है वेगस नर्व के द्वारा कि मेरे पास इतना खाना आ चुका है। वापस माइंड आपके वेगस नर्व के द्वारा आपके पेट को बताता है कि अब इसमें कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलाना है। जैसे ही उसमें कितना फैट है ये कैलकुलेट करके फिर पेट आपके माइंड को बताता है कि मेरे पास इतना फैट भी है। तो माइंड इस इंफॉर्मेशन को लेता है, और माइंड इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपके गाल ब्लैडर को बताता है, और वो कहता है कि बाइल जूस तैयार रखो। और बाइल जूस का जो एक चैनल है जो छोटी हाथ में खुलता है, जिसको हम ड्यूडेनल पपीला बोलते हैं, उसके थ्रू वो पंप मारता है कि ये फैट आ चुका है। इज दैट राइट? इतना इंपॉर्टेंट है आपकी वेगस नर्व का। वेगस नर्व एक एक चीज़ को कैलकुलेट करती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये पाया गया इन लोगों में, ओबीज लोगों में,
कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं पहुँच रही। अगर इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है तो मैं अभी आपके साथ बात करूँगा, बने रहिएगा। आपका मोटापा हो सकता है ना है आपके खाने की बीमारी हो, ना आपके पीने की बीमारी हो, ना आपके चलने घूमने की बीमारी हो, ना आपके जीन की बीमारी हो सकता है कि आपको यही नहीं पता आपके ब्रेन को कि हमें रुकना कहाँ है और हम अपनी फैट सेल्स को भरते जा रहे हैं। लेप्टिन की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी समाधान, अभी कारण ढूंढ रहे हैं, समाधान पर भी आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। इसके बाद बात करते हैं हम इसके अलावा भी, इसके बाद बात करते हैं हम फैट सेल। फैट सेल यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यह एक ऐसा मिसिंग पार्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। जो किताब अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उस बुक का नाम है 10% ह्यूमन, उस किताब का नाम है ग्रेन ब्रेन, उस किताब का नाम है आप कह सकते हैं कि ब्रेन मेकर, उस किताब का नाम है व्हीट बेली, उस किताब का नाम है सुपर गट। यानी कि माइंड एंड गट को पढ़ाते पढ़ाते अब मैं आपकी फैट सेल को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओबीज लोगों में, यानी कि जो मोटे लोग हैं, उनकी फैट सेल्स को देखा गया और जो लीन लोग थे, जो पतले लोग थे, उनकी फैट सेल्स को देखा गया। कमाल की बात यह है कि ये लोग 1950 तक दोनों एक ही थे। फिर मैं याद दिला रहा हूं, 1950 तक इस आदमी की भी फैट सेल वही थी और इसकी भी यही थी, क्योंकि ये दोनों पतले ही थे। तो फिर अचानक इसमें क्या हुआ है, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को पकड़ लिया तो समाधान है। अगर ये प्रॉब्लम आपने हटा दी और फिर आप लिख रहे सर कुछ बताओ ना क्या खाऊं, समाधान तो दो। लोग मुझे कहते हैं सर रेमेडी क्या होगी। और मैं सारी वीडियो बता चुका हूं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना, ये करना, पर हमें आदत पड़ रही कि हम फटाफट मार्केट में कुछ जाकर खरीद लाएं और उसे ठीक हो जाएं। वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कारण ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मेरे इंजन में गड़बड़ कहाँ है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इंजन में गलती है और आप टायर बदलवा रहे हो। हजारों टायर बदलवा लेना, कार नहीं चलेगी। कि सर मेरा पहिया नहीं चल रहा है, पहिया इसलिए नहीं चल रहा है कि इंजन नहीं चल रहा। तो हम बेसिकली गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हम गड़बड़ ये कर रहे हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई है, ये मेरा एक पेड़ है, पेड़ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये एक पेड़ है मान लेते हैं और इस पर एक पत्ता है, ये पत्ता सूख रहा है। यहाँ पर एक फ्लावर है, वो भी सूख रहा है। ये पत्ता था, ये भी सूख रहा है। यहाँ पर एक टहनी थी, टहनी भी सूख रही है। इसकी जो बार्क थी वो भी खराब हो रही है। तो हम इस पत्ते के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, सर ये क्यों सूख रहा है, और ये कहता है ये पैथोलॉजी में ले जाओ। और वो कहता है इसका एक एंजाइम है, उसका नाम है AD36 एंजाइम का नाम है। इसमें एक और चीज़ है, इसका कोलेस्ट्रॉल छोटा हो गया है, इसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो गया है। और अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको ये इंजेक्शन चाहिए, इसको ये दवाई चाहिए, ठीक है ना। और ये पत्ते में कोई लाइफ नहीं आ रही है। ऐसे ही फिर आप एक फूल के ऊपर भी करते हो। अब फूल का स्पेशलिस्ट आता है, फूल का स्पेशलिस्ट कहता है कि इसमें ये एंजाइम नहीं बन रहा, इसका नाम C31 है, इसका ये है, इसका ये है, इसका इतना होना चाहिए, वो नहीं है। फिर आप इस तने के पास जाते हो, लकड़ी वाले टहनी वाले के पास जाते हो। टहनी वाला अपनी बात बता रहा है। प्रॉब्लम आपने पता क्या करी है, आपने इसकी जड़ों में पानी नहीं डाला। इतना सा काम करना था कि आपने पेड़ को सुखा रखा है और जैसे ये चीज़ सूख रही है तो आप इसका इलाज कर रहे हो। पेंसिलिन किसने बनाई है, सबसे पहली जो वंडर ड्रग थी पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पता है हमें सबको। हाँ जी, उसने एक एंटीबायोटिक बनाया कि वो अचानक सभी बैक्टीरिया को मार देता था जिसको वो सूट करती थी। वो इंजेक्शन सूट करने के लिए पहले टेस्ट किया जाता था, कई बार इतना खतरनाक होता था कि टेस्ट में ही आदमी की मौत भी हो जाती थी। बहुत खतरनाक था वो, ठीक है ना। लेकिन कमाल की बात थी कि उस समय उसकी बहुत ज़रूरत थी, उसने हमें बहुत हमारी ह्यूमैनिटी को बचाया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के शब्द बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट द सीड, इट इज़ द सोयल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो शरीर है जो बीमार पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शरीर हैं जो उस बैक्टीरिया को रखे हुए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं कि इस यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, यहाँ एडिन ये एंजाइम कम हुआ है, आप इसको दोष ठहरा रहे हो। इसकी जड़ खराब हो चुकी है, इसका पानी नहीं इसको मिल रहा, इसका खाना इसको नहीं मिल रहा, इसको इसका एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा इस पत्ती को, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं फैट सेल की। फैट सेल की जो बात कर रहे हैं,
और ये है आपके लिए एक नई चीज़। जो मोटे लोग हैं, जो ओवरवेट लोग हैं, जो ओबीज लोग हैं, उनकी फैट सेल कैसी हैं, और जो लीन हैं, और लीन अब करीब करीब 4% ही रहते जा रहे हैं। 4% मीन्स जो रियल लीन है, लेकिन ये परसेंटेज अभी ज़्यादा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर नहीं तो आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। ओबीज लोगों की सेल में ये देखा गया, नंबर 1, इनकी सेल में देखा गया कि वहाँ पर फैट भी है प्लस वहाँ पर कुछ और भी है, समथिंग एल्स, जिससे ये फूली हुई है, ये फिलिंग हुई पड़ी है। दूसरी बात ये पाई गई, ये इन्फ्लेम्ड थी, यानी कि वहाँ सूजन थी, यानी कि इनके पास इन्फ्लेमेशन था। समझ गए? ओबेसिटी इज द डिजीज ऑफ योर इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। अभी तक आपने क्या सोचा था? आपके लोगों ने क्या बता रखा था? ओबेसिटी इज द डिजीज ऑफ कैलोरी। ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द रीजन्स, इट इज नॉट द रीजन। यह कारणों में से एक हो सकता है, पर यह कारण नहीं है। जितना खाना 1950, 60, 70 में मैंने देखा है लोगों को खाते हुए, मैंने शादियों में जाके 8-8 लड्डू खाए हैं। मेरे गांव के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पतले रहे लास्ट तक, ठीक है ना, 1-1 किलो घेवर एक जगह बैठकर खा जाते थे। उनके साथ कुछ नहीं बिगड़ता था, याद रखिएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जैसे ही अगली जनरेशन आई, उनके बच्चे इतने मोटे हैं कि वो हालत ख़राब हो रही है, और वो ये कहते हैं भाई साहब पानी पीना ही बाकी छोड़ना रह गया है, और करें क्या? इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ है। तो पहली चीज़ है, नोट कर लीजिएगा कि वहाँ पर स्वेलिंग आई हुई है। जितने लोग ओबीज हैं, अगर आपको ओबेसिटी आई हुई है तो आपकी फैट सेल ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिएगा, हमारी खास बात ये होती है कि जब फैट सेल बढ़ जाती है, ये फैट सेल है, इसमें जैसे ही फैट भर गया तो अचानक हमारी एक नई फैट सेल जन्म ले लेगी, डुप्लीकेट आ जाएगी। लेकिन इन लोगों की सेल नॉट, आई मीन क्रिएटिंग न्यू वन, कोई नया क्रिएशन नहीं है, नॉट न्यू क्रिएशन, यहाँ पर कोई नया क्रिएशन नहीं है। कमाल की बात यह है कि जब लोग वो लीन थे तो उनके पास कमाल की बात ये रही कि उनकी जैसी फैट सेल थोड़ी सी फैट से भरती थी, अचानक उनकी एक नई सेल तैयार हो जाती थी या हो जाती है। इनकी सेल में कोई भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं है। और इनकी खास बात यह भी पाई गई है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैट है, यहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं है, समथिंग एल्स नहीं है। वो समथिंग एल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको चौंकाने वाले रहस्य आपके साथ खुलेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि यार मैंने फैट बिल्कुल ख़त्म कर रखा है, लेकिन मेरी फैट बैली जो है, वो बैली के ऊपर जो फैट है वो कम ही नहीं हो रहा। याद रखिएगा, वहाँ हो सकता है फैट हो ही ना। आपकी जो फैट सेल्स हैं, यहाँ पर पाया गया कि वो समथिंग एल्स जो है वो कुछ और है, वो फैट नहीं था, और वो था आपकी इम्यून सेल्स। इम्यून सेल का मतलब है जो जिसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, अगर मैक्रोफेजेस नहीं जानते तो आप कह दीजिएगा ये WBCs थी या दूसरी सेल थी, ठीक है ना, जो बेसिकली हमारी लड़ाकू सेल हैं, जो फाइटिंग सेल्स हैं और जो इन्फ्लेमेशन के लिए लड़ती हैं, ठीक है ना। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है इमीडिएटली ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म लेकर उस जगह पर जाती हैं। इज़ दैट राइट? समझने की कोशिश करिएगा। पाया गया कि इनकी फैट सेल में बहुत सारा इम्यून सेल्स मरी पड़ी हैं और ये भरी पड़ी हैं, क्योंकि इनकी फैट सेल जो भी बची हुई है वो सारी की सारी इन्फ्लेम्ड हैं और वहाँ पर अटैक जारी है आपकी किसका? इम्यूनिटी का। अब सवाल उठता है कि ये इन्फ्लेम्ड क्यों हैं? यह सवाल उठा, और यहाँ पर किताब का दूसरा चैप्टर है, उसी किताब का जो 10% ह्यूमन है, एक डॉक्टर ने लिखी है। उन्होंने पैट्रिस नाम के एक स्वीडन के साइंटिस्ट का भी जिक्र किया है जिन्होंने ये सब चीज़ें पाई हैं कि ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है। तो अब अगर आप ये समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि फैट कम करने से आपकी फैट बैली कम हो जाएगी, बिल्कुल छोड़ने से, तो समझ लीजिएगा ये बात गलत है। जब तक आपकी जो फैट सेल है अगर वो इन्फ्लेम्ड हो रही हैं तो याद रखिएगा वो भरेंगी, और इन्फ्लेम्ड होने के बाद कोई भी नई सेल वहाँ पर नहीं बनेगी आपकी फैट सेल, और ये फूलती रहेंगी। और किस चीज़ से भरी पड़ी है? ये आपकी इम्यूनिटी से, आपकी इम्यून सेल से, डेड इम्यून सेल्स, आप ये समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मोटापा घटा रहे हैं तो इन फैट सेल्स का इन्फ्लेमेशन का आपने कुछ काम करा क्या? ये बताइए। अगर नहीं करा तो याद रखिएगा आपकी सारी की सारी जितनी भी
कवायद है, जितने भी आपकी मेहनत है, उस पर पानी फिरने ही वाला है। अब इसको कैसे ठीक करें, ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। इससे अगला वर्ड था जो मैंने आपके साथ बोला था। अब सवाल उठता है, जब ये पाया गया कि भैया हमारी जो फैट सेल है और वो एक तरह से इन्फ्लेम्ड है, तो अब सवाल उठता है कि इनको इन्फ्लेम कौन कर रहा है। और यहीं से चौंकाने वाली बात पाई। चौंकाने वाली बात ये थी कि हमारे जो गट के बैक्टीरिया हैं वो सारा का सारा रोल खेल रहे हैं। और अचानक उन्होंने पाया कि 1950s के बाद जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स आए हैं उनका ये गेम है। लेकिन इस गेम के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 2000 की स्टोरी है, ईयर 2000 की, और ये कहानी कनाडा की है। और वहाँ पर एक टाउन है वॉल्कर टाउन, वॉल्कर टाउन ऐसा ही कुछ नाम है, ये कनाडा में। यहाँ पर करीब 50,000 लोग रहते हैं अभी भी। वहाँ पर एक क्या हुआ कि वहाँ पर बारिश हुई और वहाँ पर एक तरह से फ्लड की सिचुएशन हो गई। जैसे ही फ्लड की सिचुएशन हुई तो वहाँ जो पानी की सप्लाई थी, वाटर सप्लाई थी, वो गड़बड़ा गई। और अचानक उस वाटर की सप्लाई में ई कोलाई नाम का खतरनाक बैक्टीरिया आ गया। इतने को तो आप जानते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है, ये पैथोजन है। और अचानक वहाँ पर करीब 5,000 लोगों को हेजा की सिचुएशन आ गई। उसमें से कई लोग मरने शुरू हो गए। यह एक पैनिक की सिचुएशन थी। उधर पानी की को चेक किया गया तो पाया गया कि भाई पानी में ये बैक्टीरिया वहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने खुद मान लिया कि ड्यूरिंग फ्लड जो फ्लड का पानी था किसी सीवर पाइपलाइन से वह मेन पाइपलाइन में एंटर कर रहा था, और उसकी वजह से इन लोगों के पेट में गड़बड़ हो गई। कुछ दिन के बाद उस पानी को ठीक कर लिया गया। लेकिन इन लोगों के पास जो 5,000 लोग थे, इन लोगों के पास अप टू 2008 तक बिल्कुल वही सिचुएशन चलती रही जो इनके पास इस बैक्टीरिया के कारण 2000 में आई थी, 8 साल तक। और उन्होंने एक ही चीज़ पाई कि इस बैक्टीरिया ने, या जो बाकी बैड बैक्टीरिया गए होंगे उस गंदे पानी के साथ, उन्होंने उनके गट के फ्लोरा को, उनके गट के बैक्टीरिया को, उनके गट के एनवायरनमेंट को, कुछ भी बोल दूँ ना अब तो एनवायरनमेंट बोल देता हूँ, चलो, उनके गट के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल दिया था। उनको दवाई भी दी गई, एंटीबायोटिक भी दिए गए, उनको सारी चीज़ें दी गई। लेकिन याद रखिएगा, अप टू 2008 उनमें से 70% लोगों को अभी भी वही प्रॉब्लम थी, 8 साल के बाद भी। और एक ही चीज़ वहाँ पर पाई गई कि उनके गट का जो फ्लोरा था, उनके गट का जो एनवायरनमेंट था, उनके गट के जो बैक्टीरिया थे, वह पूरी तरह से ऑल्टर हो चुके थे, बदल चुके थे। और चूंकि वो बदल चुके थे तो उनका गट उसी तरह से रिएक्ट कर रहा था। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो 1950 तक हमारे पास एंटीबायोटिक्स का, स्टेरॉइड्स का, एनाल्जेसिक्स यानी कि दर्द की दवाइयों का, हमारे पास क्लोरीनेटेड वाटर का बहुत प्रचलन नहीं था। क्लोरीनेटेड वाटर इसलिए पिलाया जाता है कि उसके बैक्टीरिया मर जाएं। याद रखिएगा, वही पानी जब आप अपनी आंतों में भेजते हैं तो आपके गट के बैक्टीरिया भी मरने शुरू हो जाते हैं। 1950 के बाद हमारे पास हरित क्रांति आई है, हमारा वीट बदल गया है। जो पहले वीट था वो बिल्कुल अलग था, जो आज है वो बिल्कुल अलग है। और हमारा जो इसके बाद जब 1980 तक आते आते हम एक तरह से इकोनॉमिकली डिफरेंट होने लगे थे, और 2000 में आते आते तो हम पूरी तरह से हमारे पास ग्लोबल विलेज की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। और आज की तारीख में तो आपके पास वो खाना भी अवेलेबल है जो कोरिया में है, और वो खाना भी अवेलेबल है जो अमेरिकन है। आपके पास वो भी खाना अवेलेबल है जर्मनी का है, आपके वो भी खाना है जो जापान का है। समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। कभी आपने ये सोचा है कि वॉल्कर टाउन में तो पानी था गंदा ई कोलाई का, पर आपके पास जितने एंटीबायोटिक्स हैं, जितना फूड है आपके पास, जितने आपके ड्रिंक्स हैं, जितने आपके टोबैकोज हैं, जितनी आपकी स्मोकिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जितने आपके एंटी एमोबिक हैं, ठीक है ना, और जितने आपके स्टेरॉइड्स हैं, और सही बात है, और जितनी आपकी स्ट्रेस है, क्या ये काफ़ी नहीं है आपके गट के एनवायरनमेंट को बदलने के लिए? और यही पाया गया है, याद रखिएगा, कि जब हमने ये पाया गया कि हमारी जो फैट सेल हैं वो क्यों इन्फ्लेम्ड है, तो वहाँ पाया गया कि वहाँ पर
एक पर्टिकुलर विष जा रहा है, पॉइजन जा रहा है, और वो पॉइजन बेसिकली अटैक कर रहा है फैट सेल्स को, और ये फैट सेल उस अटैक के अंदर इन्फ्लेम्ड महसूस कर रही हैं, और वो इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पर इम्यूनिटी जा रही है, और वहाँ पर इम्यूनिटी जाकर उनको भर रही है अलोंग विद फैट। जब भी आपके पास इन्फ्लेमेशन आएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब मैं कोर्टिसोल को पढ़ाऊँगा। अब सवाल उठता है कि ये पॉइजन कौन पैदा कर रहा है। ये तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है, कैलोरी का भी खतरा है, नो डाउट अबाउट इट, उसके बारे में बात करूँगा, एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा। मैं आपको आज पूरा कोर्स दे रहा हूँ, ये कोर्स की आप ड्यूरेशन मत चेक करिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, और इस कोर्स को मैं अपने लिए बना रहा हूँ। थंबनेल पर भी यही लिखा था ना, यह कोर्स मैंने अपने लिए बनाया, आप भी देख सकते हैं। सही बात तो यह है कि सारे कोर्स जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उन्हें दोबारा कैसे याद रखूंगा, तो मैं तो वीडियो में डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल रो बना रहा हूँ। बीच बीच में जो लंबे कोई गैप्स हैं उनको मैं एडिट कर रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है ये पॉइजन क्या था, और पाया गया कि ये पॉइजन को हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, और एंडोटॉक्सिन्स बेसिकली कुछ और नहीं थे, हमारे वही बैड बैक्टीरिया थे, या बैड बैक्टीरिया की स्किन थी, या बैड बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट था। ये बैड बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट था, और कमाल की बात है इसी को LPS कहा गया है। क्या कहा गया? LPS। और इसकी पूरी फॉर्म है फ्रेंड्स, LPS को हम कहते हैं लाइपो पॉलीसेकेराइड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, LPS, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, दे प्ले हैवोक, ये तबाही मचाते हैं। याद रखिएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको इन LPS की बात कर रहा हूँ कि आपकी फैट सेल को इन्फ्लेम कर रहे हैं। यही याद रखिएगा, आपकी बालों की सेल को भी इन्फ्लेम कर सकते हैं, और यही आपकी किडनी को भी, सेल को भी पूरी तरह से बर्बाद करने का मादा रखते हैं, पर चूँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो LPS है या जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये कैसे बनते हैं, और उन्होंने पाया कि जैसे ही आप कोई भी ऐसा फूड खाते हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया के लिए नहीं बना, या फिर आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, या फिर उनकी स्पीसीज़ कम हो रही है, 10,000 होनी चाहिए, हमारे पेट में 1600 रहेगी। मैं बार बार चिल्लाता हूँ सभी वीडियोज़ में कि भैया इनको बढ़ा लो, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इनकी पॉपुलेशन को कम ना होने दो, गुड बैक्टीरिया की, इनकी स्पीसीज़ को बढ़ाते रहो। और इनकी स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए मैं अब आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट के बाद ही इसका समाधान भी लूँगा एक एक का करके, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करते हैं कि गुड बैक्टीरिया जैसे ही आपके पास कम होते हैं, आपने फूड बेकार का खाया, गुड बैक्टीरिया की कमी होगी, तो ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया है, वो जो बैड बैक्टीरिया वह अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है। वह अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा के क्या करता है, आपकी पूरी की बॉडी, आपके गट के अंदर का एनवायरनमेंट बर्बाद कर देता है। होता यह है कि आपके पास जो गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया है, ये 80% होना चाहिए और ये 20% होना चाहिए। अगर ये पॉपुलेशन बदल जाती है, मान लेते हैं 70% हो गई और ये 30% हो गई, याद रखिएगा ये खतरनाक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को डिसबायोसिस कहा गया है, डिसबियोसिस या डिसबायोसिस जो भी आप कहें। सो याद रखिएगा ये डिसबायोसिस इज द रीज़न ऑफ द इन्फ्लेमेशन, यही LPS पैदा करते हैं। यानी कि अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपकी बड़ी आंत से ट्रेवल करते हुए आपके पेट तक आ जाएंगे, छोटी आंत में आ जाएंगे, और ये अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पर अपनी कॉलोनी को बसा लेंगे, और ये अपनी कॉलोनी बसाकर आपकी आंतों में इन LPS को डालना शुरू कर देंगे, और ये LPS आपकी फैट सेल पर अटैक करेंगे। फिर क्या करें ये मैं अभी बता रहा हूँ, बेफिक्र रहिएगा, यहाँ तक क्लियर है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो याद रखिएगा, इस समय जब अगर आपका मोटापा नहीं घट रहा है तो आपकी फैट सेल इन्फ्लेम्ड हुई पड़ी हैं, यद्यपि वह अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही होंगी वेगस नर्व के द्वारा, पर उनके पास कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका यह है कि वह आपकी शक्ल बिगाड़ दें इस जगह की, कि भाई देखो मैं इन्फ्लेम्ड हो रही हूँ और मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। तो जब आपको मोटापा आ रहा है तो मोटापा मत घटाइए, आप अपनी फैट सेल की इन्फ्लेमेशन को ठीक करिए। तरीका मैं बताने को तैयार हूँ। तैयार हो आप? इसके बाद आगे आते हैं, सबको फिर मैं एक एक लेकर चलूँगा। उसके बाद हम आते हैं माइंड, ठीक है ना, और उसके बाद है स्ट्रेस। अब सवाल उठता है कि मोटापा क्या माइंड से ही बढ़ता है? याद रखिएगा, मोटापे का एक बड़ा रीज़न आपका माइंड है।
माइंड में अगर आपके तनाव है तो क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि ये आप हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई भी यहाँ पर तनाव चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास टाइगर आ गया, टाइगर आपको दिखाई दिया, तो अचानक आपका माइंड क्या मानेगा? इसको डेंजर मानेगा। बिल्कुल मानना भी चाहिए। और ये डेंजर इमीडिएटली याद रखेगा आपकी ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा और हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट मोड डाल देगा, यानी कि या तो लड़ो या भागो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्रीज हो जाओ, नहीं तो ये टाइगर तुम्हें खा लेगा। और इसके लिए वो क्या करेगा कि आपके अंदर एक स्पेशल हार्मोन को निकालेगा, उसका नाम है कोर्टिसोल। एपिनेफ्रिन भी है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का पहला काम यह होता है कि वह आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा, तो वो तो मैं डायबिटीज़ में लूँगा। यह आपके हाई बीपी करेगा, उसको भी मैं लूँगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर लंबे समय तक आपका कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, लंबे समय तक, अगर ये टाइगर आया, आपने उसे देखा, उससे लड़े या उसको भगा दिया, या तुम बचा कर भाग गए, तो अचानक हाइपोथैलेमस ओके कह देगी, नहीं आप सिचुएशन इज ओके, और ये कोर्टिसोल शांत हो जाएगा। इज दैट राइट? लेकिन गड़बड़ ये होगी कि ये डेंजर आपके दिमाग में भरा पड़ा, आपके पास पता नहीं कितनी प्रॉब्लम है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसके पास बड़ी कार है, जी मेरे बाल पूरी तरह से नहीं आ रहे, उसके ज़्यादा मेरे से बढ़िया बाल हैं, ठीक है ना, मेरी देवरानी के बाद बढ़िया साड़ी है, मेरी जेठानी के एक को ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे सास, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हमने ले रखी हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे बॉस को ऐसा होना चाहिए था, मेरा भाई ऐसा होना चाहिए था, मेरा पति होना, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए थी। बस हमने इतनी कंडीशन लगा रही है कि हमें जीने का ही नहीं पता, और हमने सारी सिचुएशन को ट्रॉमा की तरह यहाँ डेंजर बटा रखा है। और ऐसे में हमारी जो हाइपोथैलेमस है ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड हुई पड़ी है, और इसने हमारी एड्रेनल ग्लैंड को पूरी तरह से एक्टिवेटेड किया हुआ है। और ये बेचारी एक्टिवेटेड होकर ये तो शांत होना ही भूल गई है, ये तो कामनेस में रहना ही भूल गई है। याद रखिएगा, इनका काम है कोर्टिसोल निकालना, और अगर कई बार ये कंफ्यूज होकर कोर्टिसोल कम निकालती है तो प्रॉब्लम है, और ज़्यादा निकालती है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जिनको लोगों को आप देख रहे हैं ना कि अचानक कोर्टिसोल के ऊपर मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा एक कोर्स, पर मैं बता देता हूँ। अचानक आपने देखा कि यंग आदमी था, गाड़ी चलाते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए, डांस करते हुए, समझ रहे हो ना किसका मतलब क्या है, कि वो लाइफ से चला गया। पता है ऐसे में क्या हुआ है? सब लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक क्यों पड़ा, हार्ट अटैक नहीं पड़ रहा, हार्ट अटैक तो दिखाई दे रहा पड़ता हुआ। बेसिकली उनकी एड्रेनल ग्लैंड इतनी कंफ्यूज हो चुके हैं, उन्हें यही नहीं पता कि किस मौके पर कितना कोर्टिसोल निकालना है। निकालना तब था जब खतरा आना था सामने, लेकिन हमने उसे इतना बर्बाद कर दिया कि हमारी एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में कोर्टिसोल की मात्रा को निकालना नहीं जानती। और जैसे ही ज़्यादा कोर्टिसोल निकलता है, तो मैं ये हाई ब्लड प्रेशर में पढ़ाऊँगा, तो हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। अगर हद से ज़्यादा श्रिंक हो गई तो हमारी जो ऑक्सीजन है जो हमारे हार्ट को जानी चाहिए थी वो उतनी नहीं जाती, और वो डिमांड ज़्यादा करता है, तो उसकी डिमांड ऑक्सीजन की कमी के कारण वह सिंक होने लगता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं या हार्ट फेल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, ये कोर्टिसोल जब भी याद रखिएगा, जब आप लंबे समय तक निकलेगा तो कोर्टिसोल एक काम करता है कि हर खाने को वो फैट में कन्वर्ट करता है। यह एक पॉजिटिव इंटेंशन है हमारी बॉडी की और माइंड की। माइंड हमारा ये मानता है कि यह आदमी डेंजर में रहता है, इसके पास खतरा है, तो इसे एक्स्ट्रा फैट चाहिए एनर्जी के लिए। होता यह है कि ये हमें कब से आदत पड़ी, ये हमारे पास एक जीन डेवलप हो गई है। जब हम बेसिकली 50, 40 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार साल पहले एक तरह से हंटर गैदरर थे, जब हम हंटर थे, बेसिकली हंटिंग करते थे, उस समय हमेशा हमारे पास एक चिंता रहती थी कि यार अगला खाना कब मिलेगा। खाना उस समय बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। दूसरा, हमारे पास उस समय कोई प्रोटेक्शन नहीं था वाइल्ड एनिमल से, तो ऐसे में चूँकि हमारे पास खाना कब आएगा ये नहीं पता होता, तो हमारी बॉडी को हमेशा उस खतरे को संभालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। और एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? जो आपने स्टोर कर रखा है। तो स्टोर तो शुगर तो होती नहीं, होगा वो फैट के रूप में। इसीलिए आप हंटर गैदरर के पेट को देखेंगे तो वहाँ पर एक लेयर एक्स्ट्रा मिलेगी। उनके पेट पर कभी 6 पैक नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? वो 6 एब्स जो आप बनाते हैं वो हंटर गैदरर के पेट पर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर एक लेयर मिलेगी हमेशा, क्योंकि उस एनर्जी से वो अपने आप को
रेनी डेज के लिए, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, खाने के लिए नहीं है, तो उस फैट को वो मेटाबोलाइज कर लेते थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब आपका कोर्टिसोल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपका माइंड ये मानता है कि ये आदमी परेशानी में रहता है और परेशानी को हटाने के लिए इसको फाइट और फ्लाइट करनी पड़ेगी, तो मुझे इसको एनर्जी देनी है और एनर्जी को सेव करके रखना है। तो ऐसे में ये कोर्टिसोल, इसकी पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि जो तुम खाओगे उसे ये फैट में कन्वर्ट करेगा और फैट को जेल के रूप में आपकी बैली पर रख देगा ताकि ये फ्यूचर में काम आए। लेकिन आप फ्यूचर में तो काम नहीं ले रहे हो, न तो आप दौड़ लगाते हो। दौड़ के नाम पर क्या है, आज मैं पार्क में घूमने गया था जी, मैंने वहाँ पर ये एक्सरसाइज करी। भैया हमारी बॉडी इससे ज़्यादा के लिए बनी है, अगर आप जेनेटिकली देखो तो, ठीक है ना, वो भी इतना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रेगुलरली चल रहा कि घर से निकले तो घर से वाइफ से लड़ाई चल रही है, उसके बाद आप जाम में फंस रहे, वहाँ दुखी हो रहे हो, फिर आपको फ़ोन आ गया, प्रेजेंटेशन करनी भेजी अभी आपको, फिर आपका जो जूनियर उसने नहीं काम किया, फिर आपका सीनियर वो आपको परेशान कर रहा है। क्लियर? तो ये आपने ये डेंजर इतने बैठा रखे हैं कि हाइपोथैलेमस 24/7 फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपकी एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज भेज रही है कि भाई तू कोर्टिसोल निकालता रहे। और ये कोर्टिसोल आपको जो नुकसान दे रही है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का, वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो आपके अंदर फैट को क्रिएट कर रही है। अब कुछ भी खाओगे वह उसे फैट में मेटाबोलाइज करेगा। इज दैट राइट? और याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपका फैट जो है, आपकी जो ओबेसिटी है, याद रखिएगा यहाँ पर वो एक तरह से हार्मोनल डिजीज है और वो ये शो कर रही है कि आप एंजाइटी में हैं। ये वो शो कर रही है कि आप स्ट्रेस में हैं। और याद रखिएगा, ये एंजाइटी आगे बढ़कर बीमारियों में, सिकनेस में बदल जाती है। याद रखिएगा, किसी भी बीमारी से पहले अगर कोई ये कह रहा कि भाई मुझे किडनी फेल हो गई, किडनी फेल नहीं हुई, याद रखिएगा आप एक एंजाइटी से गुजर रहे थे, उस एंजाइटी को आपने ठीक नहीं किया, उस एंजाइटी को आपने ठीक नहीं किया। और एंजाइटी को ठीक ना करने के बाद वह एक सिकनेस में बदलेगी। किसी को माइग्रेन हो जाएगा तो हो सकता है कि उसी एंजाइटी की वजह से दूसरे की किडनी खराब हो जाए। अब आप क्या करेंगे, एक आदमी आएगा वो किडनी को ठीक करने की बात करेगा, एक आदमी कहेगा वो माइग्रेन को ठीक करने, मतलब वही वाली बात है कि पेड़ का ना, अब मैं ये सर ये कौन आदमी है, सर ये पेड़ के पत्ते का स्पेशलिस्ट है, ये कौन है, सर ये कली का, ये फूल का, ये इस टहनी का, ये इसके बार्क का, सबके बना दिए। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पानी नहीं डाला और ये क्यों सूख रहा है, इसके ऊपर रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च, इसके ऊपर, और एक बड़ा मार्केट हमें बना लिया गया है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक थोड़ी सी और भी बता देता हूँ, वो है अगर आप मोटे हो रहे हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर NLP की भी बात कर देता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा न्यूरॉन्स, हमारी इंटेंशन कैसे काम करती है, हमारी इंटेंसिटी कैसे काम करती है, मैं उसके ऊपर भी बता देता हूँ। जब भी मोटापा आएगा, याद रखिएगा, ये कोई ना कोई ये बिहेवियर जो है, अगर माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, अभी तो मैं बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा था, तो ये पहले शो करता है इसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, पॉजिटिव इंटेंशन है। कई बार मैंने बताया, इससे पहले वीडियो में भी, एक दो वीडियो में मेरी राम वर्मा चैनल पर आपने देखी होगी कि एक बार मैं पढ़ रहा था एक इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन किताब, वो तो खैर W1 डायर की थी, लेकिन वो उस किताब में नहीं था। इंटेंशन की पावर किसी और किताब में लिखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपने किसी यंग लड़की को देखा है, जब वो बड़ी हो रही है, यंग गर्ल को, और अचानक वो मोटी होने लगी, अचानक उसकी जीन ने ये क्यों, उसकी बॉडी ने ये, उसकी माइंड ने ये क्यों डिसीजन लिया है कि वो स्लिम ट्रिम रहती, स्लिम एंड लीन रहती, और अचानक उसने मोटापा करना शुरू कर दिया। बचपन में तो उससे ज़्यादा खाना खाया उसने, तब तो मोटी नहीं हुई, आज क्यों हो रही है? तो उसमें लिखा था कि जब वो बड़ी हो रही है तो अचानक उसको लोग ऊट पटांग कई बार कमेंट मार देते हैं, और उसको पीछे से वैल्यू दी जाती है कि बेटा तो देखो खानदान की बेटी है, तुमको किसी के साथ लड़ना नहीं है, बात नहीं करनी है ज़्यादा, चुपचाप आ जाना, हम तो देखो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तुम तो घर की इज्जत हो। और ऐसे में वो उन कमेंट से परेशान होकर उनका सबकॉन्शियस माइंड एक गेम खेलता है, वो कहता है इससे तो मैं बदसूरत ही होती। और याद रखिएगा, जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इस पैटर्न को ले लेता है कि मुझे इससे तो अच्छा मैं बदसूरत ही होती, लोग मुझे ना छेड़ते हैं, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर मोटापा सबसे पहले अगलीनेस है,
क्लियर है? तो अगर आप उस लड़की की हेल्प करना चाहते हैं तो उसे जिम में ले जाइएगा, उसे दौड़ लगवाइएगा, उसके व्रत करवाइएगा, उसको फास्टिंग करवा, बढ़िया है, सब है। लेकिन जब तक उसके इंटेंशन को आप सोल्व नहीं करोगे, वो है कि इससे तो बढ़िया मैं बदसूरती होती, इसको हटाना होगा। याद रखिएगा, उसको असर्टिव बनाना होगा, उसकी सेल्फ इमेज को बदलना होगा, और वहाँ पर एक आवाज़ को ख़त्म करना होगा, उस एंग्जाइटी को ख़त्म करना होगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कई बार मैंने ये भी देखा, उसमें बहुत सारी इंटेंशन की। उसने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ है और अचानक आप देख रहे हैं कि एक पार्टनर बहुत मोटा हो गया है, ठीक है ना? तो वो क्यों मोटा हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि वह दूसरे पार्टनर के लिए अब अपने आप को रिजेक्ट करवाना चाह रहा है, या उसको अब आप कह सकते हैं कि लाइक नहीं करता। सब कॉन्शियसली वो पार्टियों में सेल्फी भी खिंचाएगा, शी इज़ माई गुड वाइफ, शी इज़ माई गुड हस्बैंड। लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में कोई ना कोई हो सकता है कि आपका पैटर्न ऐसा आ गया हो कि आप मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो कि अब इसकी छवि जो है दिमाग में वो ख़त्म हो गई मेरे लिए, और उससे एक तरह से रिवेंज आ जाता है या डिसलाइकिंग आ जाती है। एंड यू डोंट वांट टू ऑफर whatever you have in the best way in the romantic moments में जो साहब आप बढ़िया चीज़ अपने पार्टनर को दे सकते थे, अब वो नहीं देते हैं, then you start getting obese, और कई बार बीमार भी। याद रखिएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब मैं पढ़ाऊँगा, एक कोर्स उसके ऊपर भी बनाऊँगा, तो मैं उसमें पूरा बताऊँगा। तो याद रखिएगा, तीसरी चीज़ है, तीसरी इंटेंशन ये है कि अगर आपका कोई गोल है, मान लेते हैं उस गोल को आप पूरा करना चाह रहे थे और आप अब पूरा नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो याद रखिएगा आपको एक फेस सेविंग चाहिए, फेस सेविंग। और कई बार अगर आप फेस सेविंग करते हैं तो आपको बीमारियां आती हैं, उनमें से ओबेसिटी एक है। याद रखिएगा, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है, और कई बार तो लाइफ लॉन्ग ही रहती है यूजुअली, ठीक है ना? कई बार आपकी सेल्फ इमेज में ये भी हो सकता है कि आप किसी खालीपन के शिकार हो रहे हो, यानी कि आप लोनलीनेस के शिकार हो रहे हो, यानी कि आपके पास एम्प्टीनेस है। याद रखिएगा, मैं एक जगह पढ़ रहा था माइंड की इन्हीं इंटेंशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि जब भी मोटापा और कैंसर लोगों के बॉडी में लाइफ में आते हैं, उनके पास कोई ना कोई एक एम्प्टीनेस होती है, खालीपन होता है, जिससे वो इस वजन से भरते हैं, ठीक है ना, कि उनकी सेल्स म्यूटेट होने लगती है कैंसर में और ये वेट बढ़ने लगता है। कमाल की बात यह है कि जब तक आप उन जगहों पर जाकर माइंड के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, कई बार हम अपनी सेल्फ इमेज को ही ख़राब कर लेते हैं, हमारे पास अपनी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होती। जब भी आप अपने मोटापे की इमेज को देखेंगे तो हमेशा यही बात कहेंगे, यार मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ, यार मोटापा कैसे कम होगा। आप ऐड भी यही पढ़ते हैं, मोटापा कम करो, मोटापा कम करो। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो मैं अभी धीरे से बताना शुरू करूँगा। मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जब मैं समाधान बताऊंगा। इसके बाद मैं आता हूं, यहां पर बहुत सारी और चीज़ बताऊंगा। अगर आपके पास एंग्जाइटी चल रही है, याद रखिएगा, ये आपके गट पर जाएगी और आपके गट को ख़राब करेगी। गट जैसे ही ख़राब होगा, याद रखिएगा, आपके यहाँ पर जो सिम्बियोसिस है वो डिसबायोसिस में बदल जाएगी, जो भी आपने पढ़ा है। बैड बैक्टीरिया का जन्म यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, और ये आपके टॉक्सिन्स के द्वारा आपकी फैट सेल्स को इन्फ्लेम करेंगे, और जो आपका मोटापा है वह बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, एंग्जाइटी इधर तो ये काम करिए, और दूसरी तरफ एंग्जाइटी आपका कोर्टिसोल बढ़ाएगी, और ये कोर्टिसोल क्या करेगा, आपके खाने को फैट में कन्वर्ट करेगा और उसको जेल के रूप में रखते हुए फिर यहीं पर रख देगा। तो अब आपकी जो फैट सेल हैं वो फूलती रहेंगी, ठीक है ना? ऐसा लग रहा है कि फटना ही बाकी रह गया, और नई सेल्स बन नहीं रही आपके पास, तो वही भरती रहती है। इसके बाद एक चीज़ और भी पाई है, वो है फ्रेंड्स। कई बार अगर आपके फ्रेंड्स, आपके कोई पार्टनर, ठीक है ना, जिनको आप बहुत लाइक करते हैं, अगर वो उनका एक लाइफ स्टाइल है उसे हम अडोप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये पाया जाता है कि कई बार हम उनके फैट को सबकॉन्शियसली मॉडल कर लेते हैं। इसे अनकॉन्शियस मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है ना, कि अचानक हमें उनके साथ रहने से जो सिग्निफिकेंस मिलती है तो हम उन जैसा बनना चाहते हैं, और सबकॉन्शियस वो कहता है कि ठीक है, फिर उन जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो रियली मिजरेबल लोग हैं उनकी आप हेल्प करिए, सोशली बनकर हेल्प करिए, दूर से हेल्प करिए, लेकिन कभी भी इंटीमेट ना बनिए उनके, क्योंकि वो ऊपर जाए ना जाए, वो आपको नीचे ज़रूर खींच लेंगे, क्योंकि आप उन जैसे बन जाएंगे। हमेशा एक, मैं तो यहाँ पर हीलर्स से भी कहूँगा, अगर आप एक हीलर हैं,
मान लेते हैं आप हील करते हैं किसी लोगों को, और ये आपका क्लाइंट आपके पास आया है, बड़ा परेशान है। हमेशा इमेजिन क्या रहेगा, आपके बीच में यहाँ पर एक गिलास वॉल है और इस गिलास वॉल के ऊपर ये आदमी है, इसकी मिजरीज इसकी हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि ये गिलास वॉल हट जाएगी और इसकी मिजरीज को तुम ले लोगे, और एक दिन पता चला है कि वो ठीक हो या ना हो, पर आपको भी साइकेट्रिस्ट की दवाई खानी पड़ रही है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे हीलर के पास अपने जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। याद रखिएगा, इस चीज़ को ट्रांसफेरेंस कहा जाता है साइकोलॉजी में, बच के रहिएगा। इसलिए याद रखिएगा, मोटापा भी बिल्कुल उसी तरह से है। जब आप सिग्निफिकेंट लोगों के बीच में रहना चाहते हैं तो आप उनकी लाइफ स्टाइल को तो एंजॉय करते ही करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट भी करना होता है। कई बार उनकी जो इमेज है वो इतनी बढ़िया यहाँ पर बन जाती है कि उनके बीच में आप अपने आप को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं। तो इसका बढ़िया तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि उनके बीच में आप ज़रूर यहाँ पर इमेज बनाएं, पर अपनी इमेज को पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग एंड स्लिम बनाएं। ठीक है ना? उनके जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और चरित्र हैं और जो उनके गुण हैं उनको अडॉप्ट करें, लेकिन उनकी बीमारियों को अडॉप्ट न करें। इसका मतलब यह है कि आपको सेलेक्टिवली अपने सबकॉन्शियस को उनको देना होगा। एक चीज़ और भी है और वो है आपके मिनरल्स। याद रखिएगा, यह भी पाया गया है कि जितने भी हमारे ओबीज लोग होते हैं उनके पास न्यूट्रिशन की कमी होती है, उनके पास मिनरल्स नहीं होते, न्यूट्रिशन नहीं होती। यदि खाने के लिए बहुत कुछ खाएंगे पर उनकी बॉडी के अंदर हमेशा मिनरल्स की कमी मिलेगी। मिनरल्स की कमी इसलिए भी मिलेगी क्योंकि उनके पास गट जो बैक्टीरिया है वो नहीं है। मान लेते हैं आपके पेट के अंदर गट बैक्टीरिया, पॉजिटिव वाला, अच्छे वाला गट बैक्टीरिया नहीं है, और अब आप आयरन खा रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका आयरन यूजलेस है। आप मैग्नीशियम खा रहे हैं, वो यूजलेस है। और आप रोज देख रहे हैं मैग्नीशियम के ऐड चल रहे हैं। भैया, ये मैग्नीशियम के ऐड तभी काम करेंगे जब आपके पास गुड बैक्टीरिया होंगे। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी ओबीज लोग हैं दे आर स्टार्व्ड ऑफ दे स्टार्व ऑफ मिनरल्स। अब इसको कैसे पूरा करेंगे अभी बताएंगे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, वो है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये है, और ये पाया गया है कि जिस हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स तक और एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास नई कैपिलरीज बनाने की हमारे माइंड और बॉडी के पास पावर होती है। और कमाल की बात यह है कि जो बेकार के हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं उन पर ये ब्लड सप्लाई कभी नहीं जाती। अगर गलती से ब्लड सप्लाई किसी ट्यूमर को चली जाए तो यह एक कैंसर का रूप ले लेता है, या ये ट्यूमर जिंदा रहता है, इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। एंजियोजेनेसिस की जब मैं किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है ईट टू डिफीट डिजीजेस। विलियम ली की, डॉक्टर विलियम ली की किताब है। कभी आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना? आप उसके बाद शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, जो आपका मोटापा है कई बार वो इसलिए भी नहीं जाता है क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ पर भी उसे एक ट्यूमर मानकर, उसे एक बॉडी का हिस्सा मानकर, जबकि वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ब्लड सप्लाई क्रिएट कर देता है। हम इसे एंजियोजेनेसिस में लेंगे इस पार्ट को, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जिनको आपको समझना होगा। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो यहाँ से अब मैं आपको कुछ देर के लिए समाधान दूंगा। पहला समाधान है माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। ये आपको ठीक करना पड़ेगा। पहली बात है बॉडी। जब आप बॉडी को ठीक करते हैं तो याद रखिएगा, बॉडी को नंबर 1 चाहिए फूड। जब भी आप कोई भी खाना खाएं तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर हमेशा फाइबर खाना है। जैसे ही आप फाइबर खाएंगे तो फाइबर बेसिकली हमारे एक बैक्टीरिया को बढ़ाए, 2 बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। उसमें एक का नाम है अकरमेंशिया। अकरमेंशिया एक ऐसा हमारा बैक्टीरिया है गट का जो बेसिकली एलपीएस को हमारी बॉडी या हमारी सेल तक जाने से रोकता है, जो फैट सेल हैं। जब ये अकरमेंशिया एलपीएस को रोक देगा वहाँ जाने से, तो वो आगे से इन्फ्लेम्ड होना बंद कर देंगी और धीरे धीरे आप पतले होना शुरू कर देंगे। दिस इज़ व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ। यही मैंने अपने साथ किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 15 दिनों में घटाना है। अगर 15 दिनों में आपको मोटापा घटाना है तो आप एक खतरे की तरफ जा रहे हैं। आपकी बॉडी कभी भी इसलिए इस तरह से नहीं बनी जिस तरह से आप सोच रहे हो उसे चलाने के लिए। याद रखिएगा,
आपकी बॉडी को बिना मतलब एब्यूज़ मत करे, अब तक तो कर चुके हैं, वह अपने आप घटा लेगी। उसे एक सही रास्ता दे दीजिएगा, वह 3 महीने में नहीं घटाएगी, 6 महीने में घटा लेगी, समय की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं 20 दिन के अंदर या मुझे 3 महीने के या 1 महीने के अंदर घटाना है, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी इस समय सिर्फ एक जेल में है। जैसे ही वो फ्री हो जाएगी ना आपकी इन आदतों से, वो फिर अपने उसी सिचुएशन पर पहुंच जाएगी और आप कहेंगे ये क्या हुआ। फिर आप अपने डाइटिशियन से लड़ेंगे, वो कहेगा मैं क्या करूं। तो पहला काम है कि आप अपने फाइबर को खूब लेना शुरू करें। दूसरा काम है कि आपके पास अगर एलपीएस ज़्यादा बन रहे हैं तो आप इनको कम करने का एक तरीका और भी है कि आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपके पास बैड बैक्टीरिया और ख़राब हो आपके पास बढ़ चुके हैं, गुड बैक्टीरिया मान लेते हैं आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया। अभी मैं एक लेडी से बात करा, उन्होंने कहा सर मैं 3 महीनों से मुझे मैं एंटीबायोटिक खिला रहे एक डॉक्टर पेट में। मैंने कहा सर मैम आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा, हाथों में कुछ भी नहीं बचा। खुद सोचिएगा कि 3 दिन के पानी पिलाने से वॉलकर टाउन में 8 साल के बाद भी बैक्टीरिया नहीं बन पा रहे हैं। एक बार आप बिना मतलब एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें, बिना मतलब अपने बच्चों को मत दीजिएगा बिना मतलब के एंटीबायोटिक। समय से पहले उनको ये मोटापा आ जाएगा और आ चुका है, उनकी आदतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी होंगी। ये बैक्टीरिया उनके माइंड को हैक कर लेते हैं। जब मैं आपको माइंड और गट का पूरा कोर्स बताऊंगा, वो 2-3-4 घंटे का हो सकता है, अगर आप मांगेगा तो मैं तो बना रहूँगा अपने लिए, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जब ये गुड बैक्टीरिया आपके पास कम है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, याद रखिएगा ये एंटीबायोटिक के कारण आपके होते जा रहे हैं बेकार। इनको कम करिएगा। और इनका एक तरीका यह है कि गुड बैक्टीरिया को आप ले सकते हैं, कांजी पिएं। याद रखिएगा मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि पिछले 1 साल में जिन लोगों ने कहा कि मैंने अपनी कांजी पीकर, सर आपकी कांजी पीकर, मेरे एक पॉडकास्ट होस्ट ने मुझे कहा कि राम सर ये पॉडकास्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से आपने मुझे कांजी के लिए कहा है, मैंने मोर देन 20 kg वेट घटाया है। 100 से ज़्यादा था मेरा, अब 80 समथिंग है। यानी कि पूरा 20 किलो वजन मैंने 20-22 किलो वजन घटाया है सिर्फ और सिर्फ कांजी से। क्यों? क्योंकि उसमें गुड गट बैक्टीरिया थे। लेकिन कमाल की बात है कि कांजी अगर नहीं पी रहे हैं तो आप गुड बैक्टीरिया मार्केट से भी ले सकते हैं और ये फाइबर भी ले सकते हैं। यह वह बेहद ज़रूरी है आपके लिए। एक काम और भी कर सकते हैं आप कि एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने गट को ख़राब कर लिया है, यद्यपि मैं गट वाले मार्केट मैं बताऊँगा, तो गट को ठीक करने के लिए अब सवाल उठता है कि गट को ठीक करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, उसका नाम है अडाप्टोजेंस। अब पता नहीं डॉक्टर ने आपको ये बताया नहीं बताया। अडाप्टोजेंस बेसिकली वो फूड होता है जो हमारे गट में, हमारे गट के अंदर बेसिकली इम्यूनिटी पड़ी हुई है, जो या ओवर एक्टिव हो रही है, वही तो जा रही है वहाँ पर। हमारे पास जो गट के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो बढ़िया वाले जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो हो सकता है कि ऑल्टर हो चुके हों और वो हो सकता है कि वो पूरी तरह से या तो सप्रेस हो चुके हों या रिएक्ट कर रहे हो इम्यूनिटी की तरह। वहाँ पर जो एंजाइम सेल्स हैं जिनको आप एंडोक्रीन सेल्स कहते हैं, EEC, वो जो एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, हो सकता है वो ट्रिगर हो रही हो छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आप हो सकता है कि IBD के पेशेंट रहे हो। तो आपको क्या करना है, दवाई नहीं खानी भाई, आपको एडाप्टोजन का मीनिंग समझिएगा। अब किसी डॉक्टर ने आपको बताया एडाप्टोजन क्या होते हैं। एडाप्टोजन बेसिकली वो चीज़ होते हैं जो हमारी सेल्स को, जो हमारे अंदर टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, जिनके जो काम हैं, उनको ना तो वो ओवर रिएक्ट करे और ना ही उनको सप्रेस करे, उनको वो सिर्फ और सिर्फ जैसे हैं वैसे उस सिचुएशन पर ले आए, यानी कि वो 0 लेवल पर ले आए, बिना मतलब ऊपर भी ना ले जाएं और नीचे भी ना ले जाएं। समझ गए मेरी बात? अगर आपका कोई आदमी लंबा हो गया, उसका साइज घटाने के लिए कटवाओगे का पैर उसके, या वो छोटा रह गया बच्चा, तो उसे ले जाओगे कि लोहार के यहाँ सर खींच दो थोड़ा सा, इसके वेट थोड़ा सा लंबाई बढ़ा देंगे। कभी आप ऐसा करते हैं? नहीं। फिर आप इसके साथ क्यों कर रहे हैं? हमारी जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उस ऊट पटांग रोजाना, जिस हमें मार्केट बना दिया गया है, एक भी आदमी ये नहीं बता रहा है कि भाई मुझे मैग्नीशियम क्यों चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा मुझे। जब मेरे वाला खरीद लो, बस ये 5,000 का 7,000 का दे देंगे, खरीद लो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गट बैक्टीरिया नहीं है, ये मैग्नीशियम कुछ नहीं करेगा।
जब मैं आपको न्यूट्रिएंट पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है ना। तो अडाप्टोजन को लेना शुरू करें। नंबर 1 पहला अडाप्टोजन है आपके घर में, उसका नाम है टर्मरिक, हल्दी। सो सुबह ही एक काम किया करें, मैं आपको एक बता रहा हूं, सुबह हल्दी की गांठ लीजिएगा, उसमें से एक टुकड़ा लीजिएगा, कूटिएगा, पानी में डाल दो। अपने वाले में भी और जो बीबी के लिए बना रहे, सुबह चाय बना के दिया करो, और बच्चों को भी पिलाया करो, और घर में माँ बाप हैं उनको भी पिलाओ, मेरे कहने से पिला दो। आप कहेंगे सर कब्ज ठीक हो जाएगा। अरे कब्ज नहीं है तुम्हें प्रॉब्लम भाई, पहले चीजों को ठीक करो। पत्ता सूख रहा है, पत्ते ठीक हो जाएगा। अरे पेड़ ठीक होगा। फिर वही आप गलती कर रहे हो। इट इज नॉट द बैक्टीरिया, इट इज द सोयल, इट इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द एनवायरमेंट जो आपने बॉडी का बना रखा। इसमें दूसरी चीज है कि जिंजर डाला करो, अदरक थोड़ा सा, इसमें 1 काली मिर्च या 2 बस। तीसरी चीज है ब्लैक पेपर, 1 या 2 बस। उससे क्या होगा कि जो ब्लैक पेपर है आपकी टर्मरिक को 2000% ज्यादा इसके करक्यूमिन को बढ़ा देता है। तीसरी चौथी चीज है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इलायची, कोई सी भी डाल देना, छोटी बड़ी जो भी आपके पास उस दिन है, छोटी डालोगे तो बढ़िया रहेगा। 5वीं चीज लिख लीजिएगा, वो है आपकी सिनामन, जिसको आप दालचीनी कहते हैं। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं दालचीनी। और एक है छठी चीज मुलहटी, ठीक है ना। इन 5-6 चीजों को कभी कोई छूट भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे सुबह ही उबाल लो, और उबाल कर खाली पेट पीना है, धीरे धीरे पीना है। कैसे पीना है? 1 घूंट भरना है और इमेजिन करना है कि ये अब आपके जैसे यहां से जा रहा है आपके ईसोफेगस की सेल्स को सूद कर रहा है। अब ये आपके पेट को, उसकी मसल्स को सूद कर रहा है। सूद मीन्स हेल्प कर रहा है। अब आपकी आंतों को हेल्प कर रहा है। और ये सबसे बड़ा काम क्या करेगा? यह आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो एलपीएस बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी कॉलोनी आपके गट में बना ली है अपनी जगह छोड़कर, जो आपके गुड बैक्टीरिया के कंट्रोल से खत्म बाहर आ चुके हैं, उस पर आपके गट की आर्मी कुछ नहीं कर रही है, ये उन्हें मारेगा। यहां पर आपके पास फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा हाथों में, ये उन्हें ठीक करेगा। इन्हें हम एडाप्टोजन कहते हैं। इनमें बताओ कितना पैसा लगेगा? पता है आपको? आप में से कई लोगों का मूड खराब हो गया, ये फ्री का बता दिया। कुछ और बताओ भैया। फाइबर खूब खाइए, फूड में, बॉडी की बात कर रहा था ना मैं। आप फूड में फाइबर खाइए, और अगर आप गट को ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आपको गट की वजह से आ रहा है तो व्हीट एंड शुगर एंड मिल्क, इसे थोड़े दिन के लिए छोड़कर देखिएगा मेरी तरह से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो। आप कहेंगे सर वो दही में प्रोबायोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो दही अगर आपके अपने घर के गाय की है तो खा लीजिएगा। लेकिन बाहर का दूध अगर लेकर आप आए हो तो मुझे बता दीजिए वो दूध कहाँ पैक हुआ था और वो कौन सी भैंस से आया था। घूम के देख लीजिएगा पूरे शहर में कितनी भैंसें हैं जिनका दूध तुम्हें मिल रहा है। एनीवे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। अब बॉडी की बात जब हम आते हैं, फिर माइंड की बात करूँगा। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो आपके अपने गट को बचाना है। सिर्फ बॉडी का मतलब है आपको गट को बचाना है। और गट को बचाने के लिए लिख लीजिएगा यहाँ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को आप मार्केट से लें तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ले या ना ले, लेकिन मेरी अपनी कंपनी है जिसको मैंने लॉन्च किया है। इसमें वो बैक्टीरिया है जिन्हें मैं रोज़ खाता हूँ। पहले मैं ये अपने 1.5 साल से खा रहा था और अब मैंने ये अपना लॉन्च किया है अपने ही नाम से। ये है, इसमें बैक्टीरिया हमें ये प्रोबायोटिक है और ये प्रीबायोटिक है, क्योंकि प्रीबायोटिक आप बाहर से पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, फाइबर हो ही नहीं रहा पूरा। तो सुबह मैं तो दोनों ले लेता हूँ खाली पेट, उसी के साथ जो चाय बनाता हूँ अपनी, और कई बार नहीं भी बनी तो गर्म पानी में डालकर फ्रेश होने के बाद इसे ले लेता हूँ। यह ना तो मुझे सांस चढ़ने देता है, मेरी ब्रेथ बिल्कुल मस्त रहती है। और अब तो मैं दौड़ भी लगाने लगा हूँ। पहले तो मैं वॉक करके योगा करता था, अब मैं दौड़ लगाता हूँ, खूब दौड़ लगाता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे लंग्स मानो पूरी तरह से ऐसे हो रहे हैं, जो मैं रिवर्स करूँ 30 साल पहले चला जाऊँ तो वैसे ही हो रहा है। ये फैक्ट है। उसी तरह से स्किन भी हो रही है, जो ठीक है ना। तो बॉडी के पास गट को ठीक कर लेने, जैसे ही आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो फैट सेल है उसका इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही आपके पास प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला प्रोबायोटिक का ये है कि जितना ये डाइवर्सिफाइड होगा, तो कभी चावल की कांजी भी पीनी है आपको, प्रोबायोटिक भी लेने हैं, कांजी भी पीनी है।
इडली खानी है तो ठंडी खानी है, ढोकला भी कई बार खाना है, अचार भी खाना है, और अगर आपके घर का अचार है तो उसे ज़रूर खाया करें, गांव से लाया करें। सिरका भी खाना है और वो गांव का हो तो मज़ेदार है। मेरे मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि किसके घर से अब गांव में जाऊंगा तो कहाँ से मैं बोतल 2-3 भरवा के लाऊंगा आई मीन क्या कहते हैं, सिरका की, विनेगर जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आपको बीट रूट की कांजी पीनी है। उसके बाद आप दूसरी अपनी सलाद भी बना सकते हैं, फर्मेंट कर सकते हैं, और उसके बाद कांजी ज़रूर पीनी है डेली आपको चावलों की। कई बार चावलों की ज़्यादा नहीं पी तो थोड़ा थोड़ा, कई बार लोग कहते हैं सर वो कांजी मुझे तो एकदम से मना किया। भैया आधी चम्मच पी लो, सिर्फ आधी चम्मच, उसमें भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। आपको चाहिए कितने, ठीक है ना। वो अपनी कॉलोनी बसाना शुरू है। मैं कब कह रहा हूं कि पूरा 1 कप पियो कांजी का, नहीं, 1 चम्मच। जो आपके भीगे हुए चावल है, कल के जो बासी चावल हैं बचे हुए खाने के बाद, ठीक है ना, उबले हुए बगैर जीरे वीरे के सिंपल स्टीम राइस जो बच जाते हैं, उसमें पानी रख दीजिएगा। अगले दिन आप उसका पानी ही पी लें 1 चम्मच, मत खाएं चावल भी। और चावल को क्रश करके मिक्सर में अगर आपने उसमें तड़का वड़का डाल के कर ले तो उसमें स्प्राउट भी डालने, टमाटर भी डालने, उसमें लहसुन भी डालने, कच्चा पक्का जो भी करके बना लो, वो तो बन गया आपका बेस कंप्लीट। खूब खाइए ना उसको। लेकिन आप ये कहते सर वो मुझे रिएक्ट करता है। अरे भाई तो आधा चम्मच खा ले, आधा चम्मच पे ही रख पहले 1 महीने के लिए, फिर 1 चम्मच कर देना। अब आप बहाना बनाना छोड़िए, ठीक कर लीजिएगा। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ है बॉडी के अंदर भाई साहब, वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपकी जो ओबेसिटी की जीन है, ओबेसिटी की जो जीन है वो अचानक जो अभी तक टर्न ऑन हुई पड़ी है, टर्न ऑन हो गई है, वो ऑफ हो जाएगी। और अगर नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज तो याद रखिएगा वो टर्न ऑन हो जाएगी, और जो आपकी लीन रखने वाली जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो बेसिकली अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। और वो पूरी की पूरी सेल्यूलर सिस्टम को बिगाड़ खराब कर देगी। तो ये है बॉडी के साथ। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर एक चीज़ और भी है, वो है आपकी वेगस नर्व। वेगस नर्व बेसिकली आपके ब्रेन स्टेम से शुरू होकर आपके हर पार्ट पर जाती है, क्लियर है। और हर पार्ट पर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है आपकी वेगस नर्व, तो याद रखिएगा लेप्टिन जो है वह आपको परेशान करेगा। आपको यही नहीं पता चलेगा मैं कितना और खाऊं। इसीलिए ओबेसिटी वाले लोगों को समझ लीजिएगा, कभी भी आप ये समझिएगा कि उनको यही नहीं पता होता कि मुझे रुकना कहाँ, क्योंकि वो मन ही नहीं भर रहा। मन कौन भरता है? लेप्टिन। तो वेगस नर्व को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा मानो पल्स, और ऐसे पल्स आ रही है। तो कई बार इसको मसाज करा करें ऊपर तक, ये एक्सरसाइज खूब करा करें। और कई बार आप ठंडा जो शावर लेते हैं वह इसके लिए मैजिक है। और या फिर आप पानी 1 टब ले लीजिएगा, अमेज़ोन पर मिल जाता है, या आपके घर में कोई टब हो उसमें पानी भर के बर्फ़ डालकर 2-3 मिनट बैठने की कोशिश किया करें। वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को जानी चाहिए और ब्रेन से बॉडी को जाना चाहिए, यह याद रखिएगा। वायरिंग जितनी बढ़िया होगी, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा, उतना ही बढ़िया। तो मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, वेगस नर्व के बाद अब हम और बात करते हैं, वो माइंड में आ जाएगा। अब हम माइंड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोगों ने क्या कह रहे हैं कि मैं बताना भूल गया, जितने लोगों को ये चाहिए ये अवेलेबल है आपके लिए। और इसकी खास बात यह है कि इसके साथ 2 से 3 महीने का माइंड प्रोग्रामिंग फ्री है। गट और माइंड के बीच में जो वेगस नर्व है, इस माइंड की, वेगस नर्व की और गट की कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं कि एक रूपता, उसके लेसन्स, उसके जो मेडिटेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वह सब आपके लिए फ्री है। भाई मैं उसमें ही तो फ्री कर सकता हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ, उसका मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। जो इसका पैसा है, कितना पैसा है, कितने चार्जेज हैं, आप नीचे लिंक में जाइएगा और अपना प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक अपने लिए, अपने फादर मदर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, और इवन बच्चों के लिए जो 12-13 साल से बड़े हैं, उनको पूरी डोज दीजिएगा। एंड दे नीड इट। उनका मूड ठीक होने लगेगा,
ठीक है ना। नीचे लिंक दे रहा हूँ, mindandgutwellness.com पर जाइएगा और अपना बुक कर लीजिएगा। जैसे ही आप उसे बुक करेंगे आपके घर पर वो पहुँच जाएगा और फिर आपको लिंक मिल जाएगा मेरे 10 लेसन्स का और मेरी वीकली एक्सरसाइजेज का। उन एक्सरसाइजेज में मैं आपको डीप ट्रांस में ले जाकर आपकी वेगस नर्व को हील करूँगा, आपके माइंड को हील करूँगा और आपके गट के जो सेंसर हैं जहाँ पर अल्सर होते हैं बार बार उनको हील करूँगा। आपकी इम्यूनिटी बिना मतलब जो एक्टिवेट हो रही है उसे हील करूँगा। वो जो हीलिंग है मेरी तरफ से दैट इज़ वर्थ ₹35,000 का जो मेरा कोर्स है वह फ्री है, वह फ्री है। ठीक है ना। अगर आप ये ले रहे हैं तो मैं उसमें ही कर सकता हूँ, बाकी ये तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है ना। उसमें मैं आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूँ। तो अब हम माइंड की बात करते हैं। नंबर 1, आप अपनी एंग्जाइटी को हटाएं, क्योंकि एंग्जाइटी हमेशा आपके अंदर कोर्टिसोल पैदा कर रही है और जब भी आपके पास कोर्टिसोल रिलीज होगा तो आप ये फैट में कन्वर्ट होगा। लेकिन कमाल की बात है कि जैसे ही आपका कोर्टिसोल ऊपर जाएगा तो आपके पास जो हीलिंग केमिकल्स हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, जो हीलिंग केमिकल्स हैं जिसका नाम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स एंड सीरोटोनिन, ठीक है ना, आपको पतला करने वाले या आपकी बॉडी के, प्लस आपके पास जितना भी मेटाबॉलिज्म को चलाने वाला आपके पास केमिकल्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को कौन चलाता है? आपके ब्लड में सैकड़ों तरह के हार्मोन्स होते हैं जो बैलेंसर का काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं, सिग्नल्स का काम करते हैं, फ्यूल्स का काम करते हैं। और जैसे ये कोर्टिसोल आपके ब्लड में जाता है तो ये मेटाबोलाइज करने वाले जो हार्मोन्स हैं अचानक ये ज़ीरो हो जाते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है और अचानक जब मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो याद रखिएगा आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है और सबसे पहले मेटाबॉलिक डिजीज़ का नाम है ओबेसिटी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स आप अपनी एंग्जाइटी को हटाएं। और एंग्जाइटी कहाँ से आ रही है लिख लीजिएगा। या तो ये आपके पास्ट से आ रही है, पास्ट में आपके पास हो सकता है पेनफुल मेमोरी हो, नंबर 1, हो सकता है वहाँ पर कोई ट्रॉमा पड़ा हो, वहाँ पर कोई ब्रेकअप पड़ा हो, वहाँ पर आपके पास कोई ऑब्सेसिव डिसऑर्डर पड़े हो, वहाँ पर आपके पास कोई मेंटल अटैक पड़ा हो सकता है किसी आदमी ने आपको परेशान किया हो। ये आपके पास्ट के जितने भी बेकार के पैटर्न्स हैं इनको आपको हटाना होगा। इनको हटाने के लिए मैं भी आपको 2 चीज़ें दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा इसको। पहली चीज़ लिख लीजिएगा, मैं आपको एक NLP की वर्कशॉप दे रहा हूँ जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। वह एक स्पेशल बूट कैंप होगा जिसमें मैं आपको ऐड कर लूँगा, उसको देख लीजिएगा। अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते तो कर सकते हैं। और दूसरा है कि मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग देने को तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे ट्रॉमा पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको एंग्जाइटी दे रही हैं, जो आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट में कोई फोबिया हो सकता है कि आपकी सेल्फ इमेज को किसी ने बर्बाद कर दिया हो सकता है आपको विक्टिम बनाया हो सकता है इस समय आप डिप्रेशन में चल रहे हो सकता है इस समय आपके पास सुसाइडल थॉट हैं। तो मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं और मेरी टीम आपको पर्सनली बात करके काउंसल करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये लिमिटेड लोगों के लिए होगा, तो इस फॉर्म को आपको भरना है या फिर एक काम करना है कि यहाँ मैं एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप पर हेलो बोल दो। क्या कर दो? हेलो बोल दो, हेलो लिख दो। जैसे आप हेलो लिखेंगे ये फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, वो बढ़िया है। तो साहब को क्या करना, एक मोबाइल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है ना, फॉर्म भी दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, जो भी आपको मतलब है। या तो फॉर्म भर दीजिएगा या फिर आप मोबाइल नंबर पर उसे सेव करके, ठीक है ना, उसका सेव कर लेना, पर्सनल काउंसलिंग राम वर्मा, ठीक है ना, तो काम आएगी। उस पर हेलो भेज दोगे, जैसे हेलो भेजोगे तो हमारी तरफ से रेस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर है? उससे हमारा एकदम से आपके साथ ताल्लुक़ बन जाएगा। हम आपको एक सिटिंग देंगे, पूरे प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद, पूरी कंडीशंस पूरे होने के बाद वो 30 से 40 मिनट की एक काउंसलिंग होगी आपकी, और फिर हम आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। माइंड में आपको एंग्जाइटी फ्री रहना चाहिए, नंबर 1। अगर आप मोटापा, ओबेसिटी को ठीक करना चाहते हैं तो पहली चीज़ देखिएगा कि ये ओबेसिटी आपके लिए कोई पॉजिटिव इंटेंशन तो पूरा नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि ये जो मोटापा आया है, जो बीमारी आई है, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको कहीं फ़ायदा पहुंचा रही है। अगर कोई फ़ायदा पहुंचा रही है तो उस फ़ायदे को कहीं और से पूरा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मान लेते हैं ओबेसिटी ये कह रहा है कि मैं अगर ओबीज रहूँगा और एक दिन मैं बीमार रहूँगा, यानी कि मैं अगर सिक रहूँगा तो मेरे पास मुझे घर वालों का प्यार मिलेगा, आई विल गेट द लव ऑफ पीपल।
ऑफ माई फैमिली, यानी कि जो मुझे फैमिली का प्यार मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि इस प्यार को पाने के लिए आपको कोई विशेष XYZ अलग काम करना पड़ेगा। जैसे इस काम को करेंगे तो माइंड इस सिकनेस को छोड़ देगा जो ओबेसिटी के रूप में आई है। इज़ दैट राइट? इसे दोबारा सुन लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि ओबेसिटी अगर आपके लिए कोई रिवार्ड लेकर आई है तो उन रिवार्ड्स को किसी और चीज़ से पूरा करो, तभी माइंड इसे छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। एक चीज़ और भी है कि अगर आप ओबेसिटी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आप डायनामिक गोल बनाएं। डायनामिक गोल का मतलब है कि आप एक किसी बड़े पर्पज़ के लिए जुड़ें लाइफ में, अपनी आइडेंटिटी को बदलें। और आइडेंटिटी को हम कैसे बदल सकते हैं कि अगर आप ये कहते हैं आई एम ओबीज, तो आप हमेशा अपने आप को ओबीज देख रहे हैं, तो आप कहना शुरू करें एवरी मोमेंट आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग एंड स्लिम। एवरी मोमेंट आई एम बिकमिंग हेल्दी एंड स्लिम। और इस आइडेंटिटी से कहो कि जब मैं ये बन रहा हूँ तो व्हाट विल आई अचीव, इस पर्पज़ को देखो। जब भी आपके ब्रेन के अंदर, याद रखिएगा ये आप हैं, जब भी आपके अंदर यहाँ पर अगर आपने अपने आप को ओबीज देख लिया तो याद रखिएगा यही पैटर्न आपकी बॉडी में आएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आप आराम से बैठिए आज आंखें बंद करके, और अगर आपकी ओबेसिटी के साथ भी बॉडी है लेकिन यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप स्लिम ट्रिम हो चुके हैं, ठीक है ना। और आप इमेजिन करिए कि आप डांस कर रहे हैं, आप खूब बढ़िया ट्रेवल कर रहे हैं। इस इमेज को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसमें बढ़िया से विजुअल्स डालिए, इसमें बढ़िया साउंड डालिए और इनको फील करिए। याद रखिएगा जैसे ही आप इस खूबसूरत इमेज के साथ अपनी फीलिंग्स को बनाना शुरू करेंगे तो आपका माइंड जो पुरानी इमेज है उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर देगा। आप एक और टेक्निक कर सकते हैं कि जो पुरानी इमेज है, इमेजिन करो कि उसे ऐसे मिटा रहे हो और नई इमेज जो आपकी पतले की है उसे यहाँ डालिए। जैसे ही आप अपने बड़े पर्पज़ पर काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी को बढ़िया बनाएंगे, याद रखिएगा आपका बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात और आगे करते हैं लेप्टिन की, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक छोटा सा वर्कशॉप करिए अपने आप, या एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करिए। और वो विजुअलाइजेशन ये है कि ये आप हैं, ये आपका ब्रेन है या माइंड है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी ये सेल चल रही है, ये आपकी वैगस नर्व है, और वैगस नर्व आपकी बॉडी में इस सेल पर जा रही है, ये आपकी फैट सेल है। यस राइट। अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे बैठकर इमेजिन करिए कि आप अपना नाता, अपना रिश्ता पूरी तरह से फैट सेल के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी बहुत सारी फैट सेल हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो रही है, तो उनको आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। नील पड़ता है ना तो ब्लू कलर का होता है। इमेजिन करिए कि आप यहाँ से उनके लिए इंटेंशन भेज रहे हो एंड दे आर बिकमिंग पिंक नाउ। इमेजिन करिए कि वहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा डेड इम्यून सेल्स हैं वो पूरी तरह से बाहर निकल रही हैं वहाँ से। आपकी इम्यूनिटी जो अटैक कर रही थी वो शांत हो गई है। और अब आप इमेजिन करिए कि जैसे ही आप कोई भी फैट खाते हैं, दे आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन एंड योर ब्रेन इज सेइंग ओके लेट मी क्रिएट द एनर्जी आउट ऑफ इट। इस तरह से आप इस विजुअलाइजेशन को बार बार करिए। अपनी इमेज को स्लिम देखेगा बार बार, ठीक है ना। सुबह उठते हुए देखेगा अपने आप को। और अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे मिनरल्स कैसे चाहिए, तो मैंने अभी गट की भी बात कर दी, आपकी माइंड की भी बात कर ली है, थोड़ी सी हार्ट की भी करता हूँ एंड सोल की भी बात करता हूँ। जब आप इनका पूरा मज़ा लोगे तभी तो याद रखिएगा आप हेल्दी रहेंगे। सारे के सारे जितने भी लोग बता रहे हैं ना आपको, वो ये कह रहे हैं कि बस ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। माइंड यहाँ बॉडी था ना, तो जब बॉडी को कर रहे हो, अपने माइंड के ऊपर नहीं काम करा, हार्ट के ऊपर नहीं कर रहा, सोल के ऊपर नहीं कर रहा, तो वही वाली बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जी बस कार का जो अगला पहिया है ना दाहिने वाला, बस उसको आप तिरफला खिला दो, उसको आप ये आसव पिला दो, उसको ये खिला दो, इसको ये खिला दो, और बाकी 3 पहिए तो उनकी केयर ना करो, क्योंकि उनके बारे में वो आदमी जानते नहीं तीनों के बारे में। इसीलिए याद रखिएगा आपकी लाइफ भी आउट ऑफ बैलेंस हो रही हो, उनकी भी रही। क्लियर है? ठीक है ना। हो मेरी भी रही थी जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। इन किताबों को अगर मैं 33 साल की उम्र में पढ़ लेता, भाई साहब इतना बुढ़ापा भी ना आता। ये 31 साल में आ गया तो जितना भी है, आज नहीं है, सच बता रहा हूँ। कभी मिलेंगे तो आपको और टिप्स दूंगा। लेकिन आप सवाल उठता है मिनरल्स, याद रखिएगा इन मिनरल्स को खाने के लिए कभी आप ये खा रहे, कभी वो खा रहे। मेरे कहने से एक काम कर लेना, ये 92 मिनरल्स एक ही जगह से मिलते हैं, उसका नाम है सी सॉल्ट। मेरे पास यहाँ रखा नहीं, मैं तो अभी दिखाता हूँ, डली वाला सॉल्ट। याद रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें वो सारे के सारे मिनरल्स हैं। एक सेकेंड, एक बुक ला रहा हूँ मैं आपके लिए। दिखाई दे गई,
ये है वो किताब, उठा के लाया हूँ आपके सामने। इसका नाम है सेल्फ हेल्प बाय डिज़ाइन। बारबारा नील की किताब है। इसकी आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे। ये 95-98 साल की लेडी है, ये वीडियो बनाती है और इन्होंने एक ही बात कहा है कि हमारा मोटापा कई बार इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी के पास मिनरल नहीं है और वो चीख रही है। और वो चीख कर क्या क्रिएट कर रही है, हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल भूख कि मुझे दो, और उससे आप उसे क्या खिला देते हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर। और जो वो चीज़ मांग रही थी वो आपने उसे दी नहीं, और दी नहीं तो वो तो अभी भी मांग रही है। और उन्होंने एक ही चीज़ कही, उसे सी सोल्ट दे दो। और जो सुबह मैंने बताया था ना, जो एडाप्टोजन है, याद रखिएगा, सी सोल्ट भी आपका बहुत बढ़िया एडाप्टोजन है, सी सोल्ट। क्योंकि न तो ये आपकी बॉडी को मरने देता और ना ही मेरा मतलब ये एक्साइट करता और ना ही सप्रेस करता। जितना ज़रूरत है उतना देकर बाकी चीज़ बाहर निकाल लेता है। इसके अंदर जो कॉपर है ना, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपके हार्ट की नई आर्टरी बना सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें कह रही हैं, डॉक्टर्स की किताबें कह रही हैं, जो एमडी डॉक्टर्स हैं, जो मॉडर्न किताबें हैं। मैं लकी हूँ कि मुझे पढ़ने का शौक है और उन्हें पढ़ता रहता हूँ। तो सी सोल्ट खाइए, खूब मज़ेदार था, ठीक है ना, इसको एंजॉय करिएगा। एक बात और भी है, अगर आपके फ्रेंड्स मोटे हैं, पार्टनर मोटे हैं, तो याद रखिएगा आप एक एक्सरसाइज करिए कि ये आप हैं और इस जगह पर वे भले ही मोटे मोटे हों, वो भले ही मोटे मोटे हों, लेकिन उनके बीच में आप हमेशा अपने आप को हेल्दी देखें, ठीक है ना। उनकी भीड़ में अगर आपने भी उनको अपने जैसा देख लिया या उनके जैसा देख लिया, तो याद रखिएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गलत गेम खेल सकता है। उनकी आदतें खाने की उनकी हैं, तुम्हारी अलग हैं। जब वो कुछ भी खा रहे हो, पहले से तय कर लो कि वो लोग पार्टी में क्या खाएंगे और तुम्हारे सामने रख के खाएंगे, लेकिन तुम क्या खा रहे हो सकता है कि वो तुम्हारा कहना ना माने कि जो तुम्हारा खाना है, और हो सकता है जिस खाने को तुम खा रहे हो उसकी मजाक बनाए, और वो बनाएंगे भी। उस मजाक से डरिएगा मत। उनसे कहेगा कि मेरी दोस्ती वहाँ पर है, ये मेरा फूड है। जब वो तुम्हारा खाना खाने को तैयार नहीं है तो तुम उनका क्यों तैयार हो? दोस्ती तो इसके परे है ना। जिस दिन आपने ये वैल्यूज़ क्रिएट कर ली जीवन में, याद रखिएगा दोस्ती बढ़िया हो जाएगी। और वो उनको पता है कि भाई साहब इस आदमी को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? मिनरल्स भी पूरे हो गए। और सिंपल सी बात यह है कि अपनी इमेज के सामने अदर यू को देखो जिसमें आप स्लिम हो चुके हो, उस इमेज को यहाँ लाओ, मोटी इमेज को हटाते रहो, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेते रहो, लेप्टिन को ठीक करो। हाँ, एक चीज़ और रह गई कि अब आराम से बैठो, एंग्जाइटी आपने हटा ली NLP से, लेकिन एक काम में और क्या करो, जो आपकी बॉडी है, यहाँ पर जो किडनीज हैं दो, इनके ऊपर जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, ये सबसे ज़्यादा खतरे में आ गया है। ये एड्रेनल ग्लैंड हमारी सबसे ज़्यादा खतरे में आ चुके हैं 21st सेंचुरी में। याद रखिएगा 21st सेंचुरी में ये ग्लैंड्स आ चुकी हैं। तो इमेजिन करिए कि उनके साथ आप एक नाता बनाए हुए हैं और इनको शांत करिए। इमेजिन करिए कि ये आपका छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप उनको कह रहे हो कि शांत हो जाओ, वो शांत हो चुके हैं। और इमेजिन करिए कि वो अपना राइट अमाउंट में हनी लाइक प्रोडक्ट, केमिकल जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, वो राइट अमाउंट में निकाल रहे हैं। क्योंकि कोर्टिसोल का कम निकलना भी गलत है और ज़्यादा निकलना भी गलत है, उसका राइट अमाउंट में निकल रहा है। वह मानो शांत होना सीख गए हैं। और इनको अगर शांत करने के लिए दूसरी चीज़ है तो याद रखिएगा वो है क्वालिटी रिकवरी टाइम, और उसका नाम है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेट यहाँ से घटता है अगर आप क्वालिटी रिकवरी टाइम करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं योग निद्रा। तो योग निद्रा अगर आपको सीखनी है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर चल जाइए, राम वर्मा चैनल पर, और डाल दीजिएगा योग निद्रा, और वहाँ पर आपको 2 योग निद्रा मिलेगी, एक 20 मिनट की मिलेगी, एक 42 मिनट की मिलेगी। अपने अनुसार देख लेना, कर लेना, मज़ा आएगा। और जैसे ही आप योग निद्रा में मज़ा लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो क्वालिटी रिकवरी टाइम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार याद रखिएगा आपका मोटापा इसलिए भी आ रहा है कि आपके पास क्वालिटी रिकवरी टाइम ही नहीं है, और क्योंकि आप हर टाइम स्ट्रेस में हैं तो आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वह पूरी तरह से बर्न आउट हो रही है। और वो बर्न आउट होकर, याद रखिएगा, या तो कोर्टिसोल को कम निकाल रही हैं, ज़्यादा निकाल रही हैं, और ये दोनों ही वेट बढ़ाने में काम आता है। याद रखिएगा, जब वो कम निकाल रही है तो भी आपकी बॉडी आउट ऑफ सिंक जा रही है और वो कई बार आपसे खाना मांगती है, और जब जा रही है ज़्यादा तो वो खाना जो भी खाया है उसका फैट बना देती है। यानी कि दोनों ही किस्सों में आपको नुकसान है। तो क्वालिटी रिकवरी टाइम का मतलब है जिसको आप शव आसन कहते हैं। याद रखिएगा, शव आसन रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए आपको क्वालिटी रिकवरी टाइम देना है। सोने से पहले आपकी एंग्जाइटी को हटाना है। अगर आपके पास कोई डीप इश्यूज़ पड़े हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या इसका आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं? अगर हाँ तो लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।